नाबालिग से यौन शोषण के आरोपी आशाराम जोधपुर जेल में हैं। पहले उन्होंने जेल में अन्न जल त्यागने का ऐलान किया था, लेकिन जेल जाकर उनका मन बदल गया। खबर आ रही है कि मिनरल वाटर पी रहे हैं, दलिया खा रहे हैं और कभी प्रवचन कर रहे हैं तो कभी जेल कर्मियों को डपट रहे हैं। जेल में अपवित्र होने की बात भी वो जमानत खारिज होने के बाद भूल गए। सूत्रों का कहना है कि आशाराम को जब से उनके वकीलों ने बताया है कि उनकी जमानत क्यों खारिज हुई, तब से उनके तेवर थोड़े ढीले हो गए हैं। आशाराम में आए बदलाव को समझा जा सकता है, लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही कि कल तक आशाराम को मर्यादा, न्याय और कानून की नसीहतें देने वाले कई ज्ञानी विद्वानों का मन क्यों बदल गया है। एफआईआर दर्ज होने के बाद आशाराम को लानत भेजते रहे कुछ लोगों को गिरफ्तारी के बाद आशाराम से हमदर्दी क्यों होने लगी है। आज बड़ी बहस इसी सवाल पर कि अचानक क्यों पलटने लगे हैं आशाराम के विरोधी। नाबालिग से रेप के आरोपी आसाराम सलाखों के पीछे हैं। अदालत ने उनके खिलाफ लगे आरोपों को गंभीर मानते हुए उन्हें जमानत देने से मना कर दिया। फिर भी उनके समर्थक सड़क पर हाय तौबा मचाए हुए हैं। आसाराम के समर्थकों का ये प्रदर्शन तो समझ में आता है, लेकिन हैरानी इस बात पर है कि कल तक आसाराम के खिलाफ बोलते रहे लोगों के सुर भी बदलने लगे हैं। आसाराम की गिरफ्तारी के पहले जो लोग कानून और न्याय की दुहाई दे रहे थे, वो अब आसाराम को साजिश का शिकार बताने लगे हैं। जो मीडिया का जो आसाराम बापूजी पे ऑपरेशन हो रहा है, ये इसको उचित नहीं मानते कि वास्तव में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को जानबूझ करके चढ़ा बढ़ा करके और उसको जिस प्रकार से महिमा मंडित कर रहा है, वो बदनाम करने का प्रयास कर रहा है। निश्चित रूप से सनातन धर्म के खिलाफ एक साजिश सा लग रहा है। ये वही चक्रपाणी महाराज हैं जो 21 अगस्त को इंडिया न्यूज पर ही कह रहे थे कि अगर आसाराम पर आरोप प्रमाणित हुए तो वो संत नहीं, सिर्फ अपराधी माने जाएंगे। अगर इन्होंने अन्याय किया है तो इनके साथ वही कार्य होना चाहिए, व्यवहार जो अपराधियों के साथ किया जाता है। तो संत समाज तो पूरी तरह से इसका समर्थन करता है कि इसकी जांच होनी चाहिए। चक्रपाणी महाराज अपनी बात पर 27 अगस्त को भी कायम थी। हमारे पास फोन ऐसे आ रहे हैं संतों के। सत्य निश्चित रूप से इस बार सामने आना चाहिए, क्योंकि बहुत हो गया, हर बार आरोप लगते हैं और ये जैसा आपने बताया कि काफी साक्ष्यों के अभाव में लोगों को छोड़ दिया जाता है। तो इस बार ऐसा न हो और इस बार साक्षी चाहे कोई भी जो पीड़ित हो उसके साथ इस बार न्याय होना चाहिए। लेकिन 4 सितंबर को जब कोर्ट ने आसाराम की जमानत खारिज की, पुलिस ने उनके खिलाफ पुख्ता सबूत होने के दावे किए, तो चक्रपाणी महाराज को अचानक आसाराम से हमदर्दी हो गई। नहीं, चक्रपाणी तो महाराज की जेल में है। ये जेल की प्रक्रिया है। एक मिनट रुक जाइए, जेल की प्रक्रिया है, अभी सिद्ध नहीं हुआ है। नहीं, आप देखिए, पुलिस ने कहा है कि उन पर आरोप सिद्ध हो गए हैं। आप ये देखिए के अनुसार, आप ये देखिए अभी स्पष्ट, इसीलिए उनकी जमानत रद्द हुई है। अभी ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि बलात्कार हुआ कि नहीं हुआ। कुछ ऐसे ही पलटी मारी वरिष्ठ वकील के मनन ने। क्या 376 में रेप हो या ना हो, फिर भी गिरफ्तारी बनती है पॉस्को कानून के तहत? बिल्कुल बनती है। अगर कोई एलिगेशन लगाया है और उस लड़की का 164 सीआरपीसी के तहत मेरा ख्याल है मजिस्ट्रेट के आगे बयान कराया होगा। बिल्कुल हुआ है सर। वो बयान एडमिसिबल है इन दी आईज ऑफ लॉ। अगर 164 का बयान करवाया है तो अब तो केस जो जुडिशियल स्क्रूटनी में जाएगा, तभी उसका जो भी है दूध का दूध पानी का पानी होगा। इस समय बापू आसाराम ये नहीं कह सकते कि उनकी गिरफ्तारी नहीं बनती है। इंडिया न्यूज पर बड़ी बहस में आए के मनन ने तो पूरे वकील समुदाय को पीड़ित लड़की के पिता के साथ भी बता दिया। के साथ अन्याय की गुंजाइश बहुत ही कम रह गई है, बहुत ही धीमी है। इस समय इनको न्याय मिलेगा। अगर ये न्याय नहीं मिलता है तो हमारा समुदाय, हम लोग इनके साथ खड़े होंगे। इनको घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन आसाराम के गिरफ्तार होते ही मनन साहब उनके वकील बनकर जोधपुर पहुंच गए। ये कहा है कि उसकी ऑथेंटिसिटी को जांच लेना चाहिए। जो उसकी एज है, चूंकि बच्ची 12वीं में पढ़ती है, स्टिल द मैटर इज अंडर इन्वेस्टिगेशन। अब मनन साहब वकील हैं, उनका तो पेशा ही है अपने मुवक्किल को बचाना, चाहे वो आसाराम हो या कोई और। लेकिन चक्रपाणी महाराज जैसे संतों के सुर क्यों बदले, ये बात समझ में नहीं आ रही। उनके सिर्फ विचार नहीं बदले हैं,
बल्कि वो अपने विचार से असहमत बाकी संतों पर भी भड़कने लगे हैं। संत का आवरण कर लिया, संत का चोला पहन लिया, दाढ़ी बना ली, बाल बढ़ा ली, अब वो नाचना कूदना करना धरना ठूमके उनकी सजावट देखी, उनके पोस्टर देखे अपना, जैसे दूल्हा बन के अभी ब्याह रचाने के लिए जा रहा है। ऐसे आदमी को आप संत कहोगे, मुझे तो धिक्कार है। ऐसे पागलों को बुला कर, ऐसे पागलों को अब बताइए पागल क्या, आप पागल कह रहे हैं? बताइए मुझे आप एक संत को पागल कह रहे हैं? अखाड़ा परिषद के प्रवक्ता को पागल कह। माना जाता है कि साधु संत समाज को सही दिशा दिखाते हैं, उनका मार्गदर्शन करते हैं, लेकिन आसाराम के सवाल पर तो संत समाज ही एकमत नहीं है। ऐसे में समाज को ये कौन बताएगा कि आसाराम संत हैं या नहीं? देखिए, अभी सिद्ध नहीं हो चुका है मामला और आप लोग इसको ऐसे अपराधियों की तरफ खड़ा कर रहे हैं और ऐसे ऐसे शब्दों का, बेतुका शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं जो हमें लगता है कि कोई भी सभ्य समाज इसको स्वीकार नहीं करेगा। तो आज हम बहस किस पर करेंगे? हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हैं, लेकिन आज हमारे बहस का मुद्दा होगा आसुमल थाउमल सिरुमलानी, जो अब बन गए हैं संत श्री आसाराम बापू। 17 अप्रैल 1941 में सिंध से आए थे। 1947 के विभाजन के बाद अहमदाबाद में बच गए। इनके पिताजी का कोयले और लकड़ी का धंधा था, लेकिन इनकी शुरुआती हिस्ट्री शीट बताती है, इनकी शुरुआती चार्जशीट बताती है कि ये इलीगल शराब के व्यवसाय के अंदर शामिल थे। ये बकायदा इंडियन एक्सप्रेस से लेकर तमाम अखबार छाप चुके हैं। उसके बाद अजमेर में इन्होंने तांगा चलाया, संत लीला शाह को गुरु बनाया, उनसे दीक्षा ली, लेकिन संत लीला शाह के जो नजदीकी लोग हैं वो इस बात से इनकार करते हैं। भरा पूरा परिवार है इनका, पत्नी लक्ष्मी देवी है, पुत्र नारायण प्रेम साई हैं, वो भी अपने आप को संत बताते हैं, वो भी प्रवचन देते हैं। अवधेश जी उनका प्रवचन बहुत ध्यान से सुनते हैं। उनकी पुत्री भारती देवी जी हैं। और इस बहस में मेरा साथ देने के लिए होंगे अवधेश कुमार जी, जो कि जाने माने पत्रकार हैं और आप इंडिया न्यूज के दर्शक उनसे खूब परिचित हैं, लेकिन इनके नए रूप से शायद मैं आज परिचित होऊंगा। संजय लोकस्वामी के एडिटर इन चीफ जीतू सोनी जी मेरे साथ हैं। मेरे साथ जुड़े हुए हैं स्टूडियो के अंदर स्वामी चक्रपाणी जी महाराज, जो कि अध्यक्ष है संत महासभा के। पंडित महेंद्र मिश्रा नहीं है। अखिलेश तिवारी आसाराम जी के भक्त। मेरे साथ के मनन साहब जुड़ेंगे, जो कि वकील बन गए हैं। वो सबसे बड़े विरोधी थे, लेकिन अब वकील बन गए हैं। स्वामी दीपांकर जी महाराज और मर्तंडपुरी जी महाराज महामंडलेश्वर, ये तमाम लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं सुनाता हूं कि चक्रपाणी जी महाराज जब शुरू में आए थे तो वो कैसे आसाराम जी के लिए कड़े शब्दों का उपयोग करते थे, लेकिन अब पूरी तरह से प्रो आसाराम हो गए हैं। क्यों हो गए हैं ये मैं इनसे जानूंगा, लेकिन सुन लेते हैं। अवधेश जी ध्यान से सुनिएगा। दिल बदला है मन बदला। महाराज क्या होना चाहिए और संत समाज क्या करेगा? निश्चित रूप से जांच होनी चाहिए और इस दोनों पहलू पे जांच होना चाहिए कि लड़की के पीछे आखिर कौन है। अगर उसके साथ अन्याय हुआ है तो उसको न्याय मिलना चाहिए। अगर इन्होंने अन्याय किया है तो इनके साथ वही कार्य होना चाहिए, व्यवहार जो अपराधियों के साथ किया जाता है। तो संत समाज तो पूरी तरह से इसका समर्थन करता है कि इसकी जांच होनी चाहिए। जांच होनी चाहिए, लेकिन आप बिना जांच के उनको निर्दोष बता रहे हैं। क्या हुआ चक्रपाणी जी? नहीं, मैंने अभी भी यही मैं बोल रहा हूँ। सबसे मेरी दुख तो इसी बात का है जिस प्रकार से आप पेश कर रहे हैं। दीपक जी, मैं शुरू से कह रहा हूँ कि ये दो अस्तित्व का सवाल है, एक स्मिता की सवाल एक लड़की का, दूसरा एक ऐसे व्यक्ति का जिसपे लाखों करोड़ों लोगों की आस्था है। तो इसकी कड़ाई से जांच होनी चाहिए थी। लेकिन ये देखिए, मैं आज भी दोहरा रहा हूँ कि 21वीं सदी का सबसे बड़ा अन्याय हुआ है कि एक व्यक्ति को 30 तारीख तक समय दिया जाता है, 29 तारीख को उसके घर में कोई मर जाता है, उसको समय नहीं दिया जाता है। और एक आम आदमी को समय दिया जाता है? चक्रपाणी जी महाराज, एक आम आदमी को समय दिया जाता है जिस पर एक लड़की का यौन शोषण का आरोप है? नहीं, ये क्या किसी और को समय दिया जाता है? आप दीपक जी ये बताइए, पूरा देश जानता है। आप तो गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे, वो बाइट भी सुना हूं। आप तो गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे, लेकिन 24 घंटे में बदल गए। एकदम आप दिखा दीजिए। आप कार्रवाई की बात कर रहे थे, गिरफ्तारी की बात नहीं की। हमने कहा कार्रवाई की बात करें, दिखाऊंगा आपको, लेकिन इसका जवाब दीजिए पहले। किसकी बताइए? इसका जवाब दीजिए कि आप क्यों बदल गए? मैं बदला नहीं, अभी भी कायम हूँ। पहले जांच होनी चाहिए थी, फिर गिरफ्तारी होनी चाहिए थी। जांच तो हो गई थी ना भाई। नहीं, आप बताइए, बलात्कार के बाद 15 दिन का वक्त किस आरोपी को दिया जाता है? आप बताइए, एक नाम बताइए। पूरा देश से देख रहा है, अभी बलात्कारी आप कह रहे हैं। ये बताइए आपकी अभी क्या बलात्कार उनके साथ हुआ है? आप देश पूरा जानना चाहता है। आप देश आपसे ये भी जानना चाहता है कि आप एकाएक क्यों बदले? नहीं, आप बता दीजिए कहाँ मैं बदला। अभी भी मैं कह रहा हूँ। और आप बताइए क्या बलात्कार हुआ है? पूरा देश जानना चाहता है। बलात्कार नहीं हुआ है। 376 के अंदर अगर आप नाबालिग लड़की के साथ, जो गलत है,
376 के अंदर अगर आप नाबालिग लड़की के साथ सेक्सुअल एडवांसेस भी करते हैं, अगर उसका यौन शोषण भी करते हैं, तो उसे बलात्कार की श्रेणी में माना जाता है। ये नया कानून है। कब से माना जाता है? नया कानून है, पूरा देश नहीं जानता, हम खुद नहीं जानते, लोग जानते हैं बलात्कार होता है तो उसको बलात्कार माना जाता है। तो मतलब ये कहा जाए कि आप पहले बलात्कार होने का इंतजार करेंगे, आसाराम बापू की सीडी बनवाएंगे, आसाराम बापू की सीडी बनाएंगे, चक्रपाणी महाराज जी उनको संत बोलेंगे। चौरसिया जी आप आवाज नहीं दबा सकते और सच्चाई से मुख नहीं मोड़ सकते। अगर जो देखिए, सबसे पहले जब मैं देखा कि मीडिया जानबूझ करके बाबा ये संत नहीं है, संत है, पता नहीं संतों की सर्टिफिकेट आप लोग देने लगे, तो मेरे को आया कि अरे तो कमाल हो रहा है, एक व्यक्ति को सामने देख करके इसको सूली पे चढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है बिना जांच का। बोल रहे हैं कि टीवी चैनल पे जितने चेहरे दिखाई दिए थे सबको नारायण साईं ने अप्रोच किया और उनको ये कहा कि आप बाबा के पक्ष में बोलो, आपको जो चाहिए देंगे। चौरसिया जी, अगर जिसकी प्रमाण कोई दिखा दीजिए तो मैं साधुता छोड़ दूंगा। सितम को देखते रहना सितम से कम नहीं होता। मेरा दावा है कि कातिल गवाहों में भी होते। मैं उनके बेटा अगर अप्रोच करता है तो उसमें बुराई कहाँ है? अरे सुनिए, आप आगे बोलिएगा। मैं सिर्फ कहना चाहता हूँ, इसमें कहाँ बुराई? हाँ, बुराई क्या? बिल्कुल बुराई नहीं है। सुनिए, अगर नोट देता है तो बुराई है। पूरे देश को अगर नोट देता है तो बुराई है। सब लोगों को उठ के खड़ा होना चाहिए, क्योंकि आज साहब को देखिए दीपक जी, 75 साल के आपके पिता भी हो सकते हैं, बाबा भी हो सकते हैं, ये किसी के साथ घटना हो सकती है बिना जांच। मेरे पिता पर आज तक यौन शोषण या रेप का कोई आरोप नहीं मिला है। वो 87 साल के और बिस्तर पे हैं। वो 87 साल के और बिस्तर पे हैं। लेकिन और एक 0 FIR लिखी गई है। लड़की ने 164 में मजिस्ट्रेट के सामने बयान दिया है। जोधपुर पुलिस ने मामले की 13 दिन तक जांच की है। उसके बाद आसाराम बापू भाग गए, इंदौर भोपाल में छुपने लगे, गलत मेडिकल सर्टिफिकेट लेकर आ गए। उसके बाद जोधपुर पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर दिया। कमाल की बात कर रहे, 30 तारीख तक उनका समय था। ये बताइए कि आप दोनों के सुर कैसे बदल गए? किसके? आपके? नहीं, हमारे सुर तो वही है। चक्रपाणी महाराज जी के बदल गए ना? मैं कहा नहीं, मैं आपको बता दूं कि ऐसा है कि जो साधु होता है उसका जो मन होता है वो चूंकि वो मस्त टाइप का होता है, कभी वो किसी भी रंग में आ जाता है। टाइप होता है तो यौन शोषण कर लेता है। किसी भी रंग में आ जाए, वो कभी वो कुछ बोल दे, कभी कुछ और बोल दे। वो फकीरों का ये रहता है। सुनिए, फकीरों का रहता है। अच्छा एक मिनट, दो लोग उधर भी बैठे ना, संत का मन बहुत चंचल होता है, बहुत चंचल। इस बात से हम कतई इत्तेफाक नहीं रखते, ना ये बात कहने की है, ना ये बात हो सकती है। मतलब इस बात का क्या प्रमाण ये आप इनसे दिलवाइएगा? ये प्रमाण देंगे क्या? साधुओं के स्पोक्स पर्सन ये हो गए जो खुद बोल रहे हैं नेशनल चैनल पे 100 लोगों ने मुझे सेक्स के लिए अपील की। नहीं सुनिए, क्या बात कर रहे हैं? जेम्स बॉन्ड है ये? क्या प्ले बॉय क्या है? आप यही बात आप लोग इस तरीके से बिल्कुल नहीं कर सकते। हाँ, ढपली और दोनों लोग ढपली बजाते हुए और सड़क पे निकलिए रिक्शा में माइक लेकर के। सबसे दुख की बात यह है कि ये इस बात को बता रहे हैं, सिखा रहे हैं कि सच्चाई दीपक भाई, हम आपस में लड़कर चर्चा को समाप्त नहीं करना चाहते। आपस में बताइए, आप बताइए। अच्छा, एक एक करके हाँ, मैं बताऊंगा। सुन लेने दीजिए, जरा सुनिए पहले कि पहली बात तो ये है कि ये या किसी अखाड़े से है, कहाँ से है? पहले तो कौन से अखाड़े से? मैं निरंजनी अखाड़े से हूँ। कोई निरंजनी अखाड़ा क्या होता है? अच्छा, मतलब अखाड़ा ही कुछ नहीं होता, चलते फिरते तुम ही सब कुछ हो गए हो। टीवी पर जब से तमाशा बनाकर रखा है तुमने, टीवी पर जब से तमाशा बनाकर रखा है, धोती पहन करके अपना ये साधु का रूप टीवी पर तमाशा, टीवी पर तमाशा बनाकर तुमने पिछले 4 दिनों से रखा है। अपने नीचे धर्मगुरु लिखवा रहे, पहले बताइए धर्मगुरु है? कहानीबाजी कर रहे हो तो आप इनके नीचे धर्मगुरु लिख देते हैं। बता दीजिए ना, सवाल का जवाब दे दीजिए। ये कहानी धर्मगुरु है? ये धर्मगुरु इनको बैठा के रखा है। विषय धर्मगुरु पे नहीं है, विषय धर्मगुरु नहीं है, विषय ये है आसाराम बापू पे जो आरोप मीडिया द्वारा जो आरोप लगाया जा रहा है वो गलत है। मीडिया ने नहीं, बालिका ने आरोप लगाया, पीड़ित बालिका ने आरोप लगाया है, पुलिस ने आरोप लगाया है। आप साधु को बोल रहे हो, साधु क्या मस्त किस्म का है? साधु मस्त किस्म का है, साधु चंचल। आप साधु को डिफाइन कर रहे हो? व्यक्तिगत कुछ नहीं, पहले साधु ये दीपक जी, आप चाहते हैं अंग्रेजों के रूल पे लड़ाओ और फूट करो और राज करो, इस नीति पे आप चल रहे हैं। आप उसका आपको रोक रहा हूं। नहीं, आप दोनों बोल लीजिए, सुन रहा हूं। शास्त्र से कार्याकार व्यवस्थित हो, प्रमाण है। एक बात बता दें आपको कि कोई अखाड़ा ही सब कुछ नहीं है। आदमी का तो जो क्या है बताइए ना। अखाड़ों की परंपरा तो सदियों से चली आ रही है। उस वक्त भी अखाड़े हुआ करते थे जब राम भगवान, उस वक्त भी अखाड़े हुआ करते थे जब राम भगवान। साधु तो जो प्रवचन कर रहे हो, धर्म के बारे में बोलने के लिए अखाड़ा का प्रतिनिधि अखाड़े में जो अखाड़े वाले केवल
ये बिल्कुल गलत है कि धर्म के बारे में कोई दूसरा बोले। मतलब अवधेश कुमार जी उसके बाद अवधेश कुमार जी शिव को पुलिस वालों ने अवधेश कुमार जी, आसुमल, थाउमल, सिरुमलानी उर्फ आसाराम, ये धर्म का प्रवचन देने के लिए इसको सर्टिफाई किया किसी ने? मैं आपने किया? अवधेश कुमार ने किया है? अवधेश कुमार ने किया है क्या सर्टिफाई? आईओ सर 9001 सर्टिफाइड। हर साधु का स्वामी विवेकानंद का नाम पहले क्या था? नरेंद्र था। हर साधु का कोई नाम होता है, साधु बनने के बाद होता है। मेरा नाम राजेश श्रीवास्तव था। अब कह दो कि वो कमाल की बात है। अब दीपांकर जी का कोई नाम होगा अलग, और स्वामी मार्तंड जी बैठे, मेरा दूसरा कहना है। दिलीप कुमार का नाम भी यूसुफ भाई था। अरे यूसुफ भाई, लेकिन संत तो नहीं बने थे ना, कलाकार बने थे खाली। आप नकारात्मक रूप में ले जा रहे, गलत दिशा में ले जा रहे दीपक जी। मेरा समाज को आसुमल, थाउमल, सिरुवलानी ने तो गलत दिशा में ले गया। दियुमल करके उसको वो गलतियों। अच्छा, ये उनका असली नाम है कि नहीं? आसुमल, थाउमल, सिरुमलानी। अरे अभी कहीं सिरुमल खाउमल होंगे? आप बचपन का नाम आपका खाउमल होगा ना? मेरा नाम बचपन से दीपक गल्लू, कोई गल्लू कहता होगा बचपन में। हर व्यक्ति का एक पश्चिम होता है। कोई गोलू कहता होगा, गोलू इधर आज दीपक चौरसिया होगा। संन्यास लेने के बाद व्यक्ति अपना नाम जो है वो जो है बदलता है, और उसका नाम जो है उसके जो है गुरु कहते हैं कि आपका नाम आज से ये है। उस परंपरा पे चली आ रही। गुरु जब दीक्षा लेता है तो उसका नाम भी उसके साथ बदल दिया जाता है। अच्छा, मुझे ये बताइए, दीपक जी वाल्मीकि को रत्नाकर डाकू ही कहते रहेंगे, विश्व घोष को अंगुली माल ही कहते रहेंगे। देखिए दीपक जी, अमिताभ बच्चन को भी अमिताभ बच्चन से यहाँ तुलना नहीं हो सकती। अमिताभ बच्चन दोनों कूद पड़ते हैं, इसमें सार्थक बहस नहीं होगी। मेरा कहना यह है, मैं आपकी सार्थक बात चाहूंगा, लेकिन महामंडलेश्वर जी अगर 1 मिनट आप सुन सकते, महामंडलेश्वर जी, मैं आपसे बड़े ज्ञान के साथ पूछना चाहता हूँ कि क्या किसी संत को संन्यास लेने के बाद गृहस्थ जीवन बिताने का अधिकार है? एक सेकंड पूछ रहा हूँ सर, मेरे को ज्ञान नहीं है, मैं अधर्मी हूँ, मुझे धर्म का ज्ञान नहीं है। मुझे निवेदन कर लेने दीजिए। देखिए, संन्यास की जो परंपरा है, संन्यास में व्यक्ति अपना श्राद्ध करता है, 7 पुरखों का श्राद्ध करता है, अगले 7 का करता है, और जब हमने संन्यास लिया तो हमें नागा भी बनाया गया, और गुरु ने वस्त्र दिया समाज के लोक कल्याण के लिए। एक बात बहुत महत्वपूर्ण है, जो आप भाषा पर जाइए, सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तेजना कभी विचार नहीं होती, नंबर 1। नंबर 2, संत बनना और संत होना, इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। आज लोग संत बन रहे हैं, संत होना अपने आप में संत घटित होता है, संन्यास भी घटित होता है। आज हम जिन धर्मगुरुओं की बात कर रहे हैं वो धर्म के उद्योगपति हैं, धर्म के व्यवसायी हैं, और शायद मुझसे ज्यादा कोई नहीं जानता। आशाराम भी उनमें से ये है कि धर्म के व्यवसायी, देखिए, हम एक नाम नहीं लेंगे। नहीं, आप बताइए, खुल के बताइए, आज उन पर डिस्कशन हो रहा है। देखिए, जो व्यक्ति भी क्या धर्म के व्यवसायी हैं आशाराम? महामंडलेश्वर जी, आपसे सत्य की उम्मीद करता हूं। मैं सत्य पर आ रहा हूँ, मैं दीपक जी सत्य पर आ रहा हूँ। जो व्यक्ति भी धर्मगुरु होने के बाद किसी भी व्यवसाय में जिसमें लाभ हानि हो, मैं समझता हूं उसे संन्यास के बाद या धर्मगुरु होने के बाद, इस वेश में आने के बाद नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए, ये परंपरा यही है। पहला सवाल 1 मिनट, रामायण मिश्रा जी आप बोलिए, आप जवाब दीजिए। आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, 2 चीज बताइए। ज्ञाने सुप्रकाष्ठा वैराग्यम, जब ज्ञान की पराकाष्ठा हो जाएगी तब वैराग होगा, और जब वैराग होगा तब असली साधु होगा। वो जो है धोती पहन करके, सुनिए, और गमछा पहन करके वो घूमेगा नहीं, वो साधु संत हो जाएगा, महात्मा हो जाएगा, और उसको फिर कुछ नहीं चाहिए। फिर उसको जो है तो आसाराम की तरह जन्माष्टमी में डिस्को करेगा क्या? वो कौन? एक बार और बताते हम आपको। नहीं, ये बन के डिस्को कर रहे हो, रासलीला ला रहे हो, रासलीला ला रहे हैं। ये तरीका है, ये ज्ञान का तरीका है, हमसे सुनिए, ये ज्ञान का तरीका है। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ, विनते विचारे शिष्ट आदि परिक्राम अनेन इति वेद। इसके अंदर आप जब वेद पढ़ेंगे तो उसमें गायन भी है, उसमें नाचना भी है,
उसमें कथा करना है, उसके अंदर से आप उसमें अगर गाना नहीं गाएंगे, सुनिए, एक बच्चा जब पैदा होता है तो उसको दिखाया जाता है ये आम है, आशाराम कृष्ण भगवान है। तो आशाराम, अवधेश कुमार जी, आप इतने बड़े पत्रकार हैं, क्या आशाराम कृष्ण भगवान है? बताइए। नहीं, दूसरे में बताइए। आपने कृष्ण से तुलना की, आप बताइए क्या वो कृष्ण भगवान है? बोलो। इस देश में सभी व्यक्ति में अगर अगर सभी व्यक्ति में अवधेश कुमार आशाराम को भगवान कृष्ण मानते हैं। मैं आपको भी मानता हूँ और आशाराम को भी मानता हूँ। मैं सब में अगर एक ही रूप है तो आप फिर आप भी कृष्ण भगवान है, मैं आपको नमन करता हूँ। मैं तो आप भावना जैसी मेरी मूल बात रखना चाह रहा हूँ। एक सेकंड, मैं मूल बात ये रखना चाह रहा हूँ। मैं आज अवधेश कुमार जी हमारे सबसे बड़े गंभीर विचारक चिंतक, उनका मानना है कि आशाराम कृष्ण भगवान है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ हर व्यक्ति कृष्ण भगवान। बोलिए हर व्यक्ति। मैं ये कह रहा हूँ तो आप भी कृष्ण भगवान मैं ये कह रहा कर दीजिए उनकी तरह से, सुदर्शनधारी घुमाइए। मेरा इस समय वो मुद्दा ही ना, आप घुमाएंगे तो मैं घूमने वाला नहीं। अगर आप घुमाएंगे तो मैं घुमाऊंगा। जो बात रखने आया हूँ वही रखूंगा। नहीं तो आप बोल रहे हैं ये रखना है कृष्ण ने भी लीला करी थी, तो क्या मुझे ये रखना है कि पूरे आसाराम प्रकरण में पत्रकारिता कहाँ गई है? अगर आज आप कह रहे हैं कि इन्होंने अपना विचार बदला है, तो मेरा उत्तर ये है कि भारत की टीवी पत्रकारिता ने एक, और खासकर इंडिया न्यूज ने और हमारे मित्र दीपक चौरसिया ने, और पीछे से साथ बैठे हुए हमारे दूसरे मित्र जो यहाँ प्रबंध संपादक हैं हमारे राणा यशवंत जी ने, वो सारे लोगों ने जो एक रिंग मास्टर की तरह आप लोगों ने एक जो खूंखार और आतंकवादी चेहरा मीडिया का दिखाया है, उससे जो पूरे देश में एक माया उत्पन्न हुआ है जिसमें सच और नहीं वो आतंकवादी है। श्रीमान आप मेरी बात सुनिए, जब आप मुझे इंगित करके बात कर रहे हैं, पता भी नहीं है संजाल से। अच्छा समय जवाब लेने हो गए आप। इस समय सबसे खतरनाक भूमिका इस देश में इंडिया न्यूज और दीपक चौरसिया की रही है। और मेरा दुर्भाग्य है कि पूरे देश में गलती से लोग मानते हैं कि मैं शायद भावनात्मक रूप से इस चैनल से जुड़ा हुआ हूं। आप लोगों ने जो अपराध और पाप किया है, समय उसका जवाब देगा, क्योंकि पत्रकारिता बहुत बढ़िया। आपने हमें एक सर्टिफिकेट दिया, इसके लिए अवधेश कुमार जी बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सीधे चलिए और भी आगे बोलने वाला सीधे एक महेंद्र जी दूसरे लोग भी हैं, जीतू सोनी जी जुड़े हुए हैं, देश के बड़े इन्वेस्टिगेटिव पत्रकारों में शामिल है, संजय लोकस्वामी के एडिटर हैं। अवधेश कुमार जी ने हमारी पत्रकार कम्युनिटी, आप पर, मुझ पर, जीतू भाई, बड़े संगीन इल्जाम लगाए हैं। लेकिन अवधेश कुमार भूल गए कि जब कोलगेट होता है तो मनमोहन सिंह की आलोचना होती है, उनकी पूछताछ क्यों नहीं होती? एक मिनट सुन लीजिए। बंगारू लक्ष्मण को आप गिरफ्तार करवाते हैं, आप जो मर गए नहीं करते हैं। रॉबर्ट वड्रा को भी टीवी चैनल से हॉन्ट किया है। हम अभिषेक मनु सिंघवी की सीडी 4 बार आई है, हमारे पास हिम्मत नहीं है कि उसको दिखाएं, उसको अरेस्ट करवाएं। एक शिकार ढूंढते हैं शिकारी की तरह। अवधेश कुमार जी, किसी भी केस में कोई FIR नहीं थी। शिकायत करने वाला अगर चाहता तो उस केस को लेकर FIR करने जा सकता था, और से इतना बड़ा FIR हुआ है, उसमें सारी जोड़ी गई है। मैं भी प्रतिदिन संपर्क में हूँ। आप लोगों ने जो झूठ फैलाया है उसके आधार पर FIR हुआ है, और जब पत्रकारिता का इतिहास लिखा जाएगा, और मैं मानता हूं कि आसाराम गलत हो सही हो, दूसरी आप झूठ फैलाने की बात कर रहे हैं तो कभी सत्य एक मिनट अवधेश कुमार जी, जरा बड़ी ब्रेकिंग न्यूज चलाई जाए, पर तो थोड़ा सा गौर कीजिएगा। चैनल के दबाव में हुआ है, संत प्रियांका की गिरफ्तारी हुई। मीडिया ने इसको पहले डिस्कस करना शुरू किया, या 21 तारीख को एक 0 FIR हुई, उसके बाद मीडिया के ध्यान में आया। हाईलाइट किया हमने किया, आप लोगों ने किया, खबर तो हाईलाइट होगा। रेखा अग्रवाल जी, ये आरोप है कि हमने दिखाया तो लड़की वो पूरा देश देख रहा है। आप मैं ये मानता था आरोप लगा रहा हूँ, मैं ये मानता था। आप संतों में लड़वा रहे, देखिए पत्रकार आपका विरोध कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, हम सभी पक्षों को साथ लेकर चलना चाहते हैं। पत्रकारिता में मुझे हम सभी पक्षों को साथ लेना चाहते हैं, और आपको हमारी मौका दीजिए। और इसीलिए चोट पहुंचा है कि हमारे मित्र दीपक चौरसिया और राणा यशवंत जी ने, एक सुनिए,
ये एक आतंक है टीआरपी का। आज इस समय भारत की पूरी चैनल की पत्रकारिता उस टीआरपी के पिंजरे में बंद तोते की तरह है, जो उसी के नीचे उड़ती और घुरती है। वो भूल गई है कि उसको मुक्त आकाश में विचरण करना है और उसी के नीचे गिरती है। और टीवी चैनलों में ये नंबरदान पत्रकार बन के बैठे हुए हैं, जो ऐसी चीजों को दिखाते हैं जिससे कि हमारा नंबर बढ़ रहा है। तो देखिए, आज से आप कसम खाते हैं कि आप किसी भी टेलीविजन चैनल पर नहीं आएंगे। मैं जाऊंगा, मुझे अपनी बात रखनी है और आपके साथ भी बैठूंगा, लेकिन जो गलत। अच्छा, मुझे ये बता दीजिए टीआरपी का फुल फॉर्म क्या होता है? नहीं, एक बार मैं बुझाऊं। नहीं, आप ये बता दीजिए टीआरपी का फुल फॉर्म क्या होता है? मैं दूसरा इसका आप बताइए अवधेश कुमार जी। सुनिए, पूरा इंडिया न्यूज नॉर्थ ईस्ट में देखा जाता है। एक टीआरपी का एक 10 मीटर वहां नहीं है। उत्तर प्रदेश में चैनल देखा जाता है, बिहार में देखा जाता है। यह एक आतंक का नाम लेकर टीआरपी आया है और पूरे देश की बंद करवा दीजिए, बंद करवा दीजिए। देश भर के पत्रकारों का आह्वान करता हूं कि पहले इस टीआरपी रूपी आतंकवाद को बाहर करो। इसने भारत की पूरी पत्रकारिता को अपने गिरफ्त में ले लिया है। भड़ास निकाल रहे हैं, इनकी भड़ास निकाले, किसी का समय बर्बाद करने से बनिस्पत है। ऐसे साथियों के साथ इतना घृणित खेल इस मामले में खेला है। एक आरोप को सच बना के देश के सामने प्रस्तुत किया और 8-9 दिनों तक देश के मुद्दे गौर रहे हैं। मैं केवल एक निवेदन महामंडलेश्वर जी, आपके पक्ष में इतनी जोर दलील हो गई। महामंडलेश्वर जी कुछ नहीं बोले, महामंडलेश्वर जी को सुन लेते। जो कलंक आपके द्वारा लगाया गया है उस पर आप क्या टिप्पणी करेंगे? जो आपने सही बात कहा। एक निवेदन, समय लिखेगा उनका भी इतिहास। अवधेश जी, अगर इतिहास मेरा लिखा जाएगा तो आपका भी लिखा जाएगा, आपका भी लिखा जाएगा। महामंडलेश्वर जी, अवधेश जी, क्या आपको पता है कि कितने धार्मिक चैनलों में धर्म गुरुओं ने पैसा लगाया है? बिल्कुल लगाया। मैं बताऊं, मैं 12 वर्षों से चैनल में ही हूं और 45 वर्ष से पत्रकारिता में ही हूं। यह जो पैसा धर्म गुरुओं का उद्योग में भी लगा है और चैनल में भी लगा है, ये बहुत बड़ी बात है। आज आवश्यकता इस बात की है कि धर्म गुरुओं के व्यावसायिक कर्म की जांच होनी चाहिए, समाज के सामने मांग होनी चाहिए। मैं आपके सामने आपने बहुत कुछ लिखवाया है। इन्होंने धर्म को धंधा बना दिया है, धर्म को धंधा बना दिया है और इस धंधे में कई ऐसे लोग हैं जो इसमें भागीदार हैं। खास तौर से राजनीतिक लोग इनके भागीदार बने हुए हैं। हर जगह इन्होंने तो अपनी एजेंसियां दे रखी है। ये हकीकत में अपने एजेंट नियुक्त कर दिए हैं हर शहरों में, हर जगह पर। उस व्यक्ति की प्रेरणा से लाखों लोग इनको थोड़ा सा शांत करके, लेकिन मैं आपको कैसे कर सकते हैं? वाले बने हैं वो झूठ कैसे शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं कि उसके कपड़े नहीं उतारे गए हैं? ये तो बहुत ही शर्मनाक बात है। इनके ऊपर जो अभी हो गया, देखिए आपने बोला, आपने मजा आ गया, सुन के मजा आ गया। उस पर हम नहीं, मजा आएगा, मजा आया आपको सुन के, मजा आया। रेखा अग्रवाल जी, थोड़ा महिला को भी मौका दें। दीपक जी, आपने एक सवाल मेरे से पूछा था कि क्या ये एफआईआर 0 एफआईआर लॉन्च हुई थी कि नहीं हुई थी। सांझ को आज नहीं, ये एक हकीकत है। ये तो जैसे कहते हैं कि डॉक्यूमेंट्स को दर्शाते हैं कि एक 0 एफआईआर लॉन्च करी गई थी। एक मिनट प्लीज, सबको बोलने का मौका दीजिए। और जहां पे जो ये पूरा का पूरा जो विवाद खड़ा हुआ है, इसके बहुत अनफॉर्चुनेटली हम जो एक मेन मुद्दा है, जो किसी लड़की के साथ बलात्कार हुआ था या नहीं हुआ था, वो मुद्दा नहीं है। ये बात तो ट्रायल के अंदर साबित होगी कि सारी की सारी बात, जैसे कहते हैं ना कि दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आप एक मिनट शब्द क्यों प्रयोग आप एक मिनट क्योंकि 376 बलात्कार की बात करती है। एक मिनट। और आसाराम जी के साथ चले गए मेरी पत्नी के केस में मेरे खिलाफ। Just 1 minute। लेकिन एक अच्छा वकील है, लेकिन एक बात सुनिए, एक मिनट। बलात्कार शब्द इसलिए एक मिनट केवल अपने देखिए, आप दूसरों को भी बोलने का मौका दीजिए ना। देखिए अवधेश कुमार जी, आपके लिए एक मैसेज आया है। किसी की आवाज सुनाई नहीं दे रही है, अवधेश कुमार जी को बोलिए कि प्लीज मेंटेन टीवी डिकोरम। ये आपके लिए आया है, मैंने आपको बता दिया। आप महान पत्रकार है, मैं आपकी महान पत्रकारिता को सम्मान करता हूँ। मैं टीआरपी पत्रकार, मैं एक मिनट, रेखा अग्रवाल जी को अपनी बात खत्म कर लेनी है, इतना सम्मान तो दीजिए उनको। जी रेखा जी, देखिए, जो इस जितनी भी जो विवाद हो रहा है कि ना क्या बलात्कार हुआ था कि नहीं हुआ था, अभी जो उन्होंने शब्द इस्तेमाल किए
बहुत ही शर्मनाक शब्द है कि उसके साथ संभोग हुआ था कि नहीं, उसके कपड़े उतारे गए थे कि नहीं। दिस इज एब्सोल्युटली शेमलेस लैंग्वेज। अगर कोई भी औरत के लिए इस तरह की विवाद भी किया जाता है, भले एक मिनट कि नहीं, ये सब कोर्ट की बात कह रही है, आप और लोग चुप हो जाए। फिर देखिए डिस्कशन में नहीं पढ़ना चाहती, कपड़ा उतारा गया कि नहीं गया, आप लोग कहोगे। मैं ये बताना चाहता हूँ, एक मिनट अवधेश जी, कृपया आप बहुत संवेदनशील इंसान हैं। मैं आपसे इस भाषा की उम्मीद एक नाबालिग बच्ची के लिए नहीं करता हूं। आप पत्रकारिता पर मुझे कुछ भी कह सकते हैं, मेरी पत्रकारिता पर कोई सवाल उठा सकते हैं, लेकिन कृपया करके एक नाबालिग मासूम जो एक मेंटल ट्रॉमा से गुजर रही है, उसके लिए इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल न करें तो बेहतर होगा। मेरी आपसे गुजारिश है, बाकी आप खुद समझदार हैं, आप जो कहना चाहते हैं कहने के लिए स्वतंत्र हैं, क्योंकि आपसे ज्यादा ज्ञानी मैंने आज तक कभी कोई देखा नहीं है। लेकिन महेंद्र मिश्रा जी, बड़ा सवाल यहाँ पर यह खड़ा होता है कि ऐसा क्या कारण था कि 30 तारीख तक उनको पेश होने का टाइम दिया गया, लेकिन आशाराम में इतनी डिसेंसी नहीं थी, इतनी कर्टसी नहीं थी, कानून का इतना सम्मान नहीं था कि वो वहां पेश ही नहीं हुए, पुलिस को उनके पास जाना पड़ा, पहला सवाल। और दूसरी, शिल्पी अभी तक क्यों लापता है? यही सवाल इसके बाद में मनन साहब से पूछूंगा। नहीं, मैं ये कह रहा था कि जब भी किसी के ऊपर जो कोई केस फ्रेम किया जाता है तो उसको ऐसा फ्रेम करना क्या बोलते हैं महेंद्र मिश्रा जी? एक मासूम की 0 FIR है, ये फ्रेम करना होता है क्या? आज तक 0 FIR दिल्ली में कभी नहीं हुई, प्रथम बार हुआ। आप ये बताइए, जो असली FIR है उसको तो दिल्ली पुलिस करती नहीं है, 0 FIR कर देती है। दूसरी बात देखिए, हर आदमी को कानून प्राप्त करने का अधिकार है। वो वेट कर रहे थे कि हमको हाई कोर्ट से शायद जो है मिल जाए। हाई कोर्ट गए कहाँ? वो हाई कोर्ट गए नहीं, वो गुजरात हाई कोर्ट गए कि FIR को क्रैश कर दिया जाए। पूरे 7 दिन मिले थे, 1 हफ्ते मिले थे महेंद्र मिश्रा जी। अब अनर्थ बकवास न करें आचार्य दीपांकर जी महाराज। देखिए, आप देखिए इस तरह के शब्दों का उपयोग मत करें। बकवास नहीं कर रहा, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। ये कानून प्रक्रिया के पालन की बात कर रहे हैं। जी तो भाई आप बिल्कुल नहीं बोले। बिल्कुल, जब पुलिस उनको समझ देने आई, जोधपुर पुलिस, तो 7 घंटे तक उनको बिठाया गया, पुलिस पर लगातार दबाव बनाया गया। जी बोलिए आप बोलिए। दीपक जी, उनको ये बताइएगा कि इंदौर में ये जब बात कर रहे हैं चुनावी कानूनी प्रक्रिया की पालन करने की, तो इंदौर में जब उनको समन देने के लिए जोधपुर पुलिस आई तो उनको 7 घंटे तक उनको इंतजार करवाया गया, कई ड्रामे किए गए और पुलिस पर पूरी तरीके से दबाव बनाया गया। उनके समर्थक बीजेपी विधायक रमेश मिश्रा सहित अन्य नेता वहां पर लगातार नारेबाजी करते रहे। किसी संत का या किसी साधु का ये क्रिया उनके चरित्र का नहीं दर्शाता है। अच्छा, मनन साहब के पास जाता हूँ। मनन साहब, सर्वप्रथम तो ये कि कहीं से किसी भी सूरत में बोलिए सर। मनन साहब, मेरा सवाल बड़ा सीधा है। एसीपी चंचल मिश्रा ने खुलासा किया है कि आशाराम के समर्थकों ने गिरफ्तारी से बचने के लिए पुलिस टीम को घूस की पेशकश की इंदौर में। गिरफ्तारी के बाद डीसीपी लांबा को धमकी भरे खत और संदेश मिल रहे हैं कि आशाराम को गिरफ्तार करने का नतीजा भुगतना होगा। क्या एक संत का आचरण है? ये एलिगेशन है या प्रूफ है? ये एलिगेशन है सर। एलिगेशन तो साबित करने होते हैं ना। नहीं, आप कुछ नहीं बोल पाए ना। जब ये बात कहा गई तो आप कुछ नहीं बोल पाए वहां पर कोर्ट के अंदर। आप खुद मौजूद थे जोधपुर कोर्ट में जब सरकारी वकील ने आरोप लगाया। आपको क्या पता? दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट। कभी आर्गुमेंट्स हुई नहीं इस लाइन पर। कलेक्ट्रेट कार्यालय में ये आरोप बाकायदा तख्तियां लेकर घूमते रहे। मेरी बातें और मीडिया को चोर कहा गया, मीडिया को यहाँ एक तरीके से भ्रष्ट बताया गया। अच्छा, ये बताइए, ऑन रिकॉर्ड आसाराम बापू पर क्या आरोप है? यही बता दीजिए, हमारा थोड़ा ज्ञानवर्धन कर दीजिए। अब आप सुनेंगे तब है, बीच में कटाक्ष कोई ना करे, बीच में टिप्पणी कोई ना करे। मेरी बात को पूरी तरह ध्यानपूर्वक सुन लो। बिल्कुल बोलिए, बिल्कुल बोलिए। अब देखिए दीपक जी, FIR या तो आप पढ़ लीजिए उसको, आप लड़की का मेडिकल देख लीजिए। अब जहां तक मिस्टर लांबा को थ्रेट का सवाल है या उस महिला जो वहां पे इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है उसको घूस देने की बात है, कानून ये कहता है उनको FIR रजिस्टर करके और उन पर जांच करनी चाहिए। और दूसरी बात, यहां तक सवाल है कि अंदर बहस की, ये बात कभी ना प्रोसिक्यूटर ने अंदर कही है। जिमनी देख लो, केस डायरी देख लो, और पुलिस रिमांड जिस समय मांगा गया है, दोनों की पुलिस रिमांड की एप्लीकेशन देख लो, ऑन रिकॉर्ड है।
आप 2 दिन से एक ही चीज दिखाए जा रहे हो। आपने डिफेंस की अंदर की आर्गुमेंट्स नहीं बताई, आपने प्रोसिक्यूटर की भी, जो प्रोसिक्यूटर ने बाहर कहा उसको दिखा रही हैं, अंदर की बात आपने नहीं दिखाई। चलो वो भी छोड़ दो, अब फैसला जो बेल एप्लीकेशन रिजेक्ट हुई है उसका ऑर्डर पढ़ लो, हमने क्या कहा है, उन्होंने क्या कहा है। अगर ऐसी कोई बात है तो फिर आप जो सजा देंगे मैं मानने को तैयार हूं, लेकिन सवाल इस बात का है कि एटलीस्ट चैनल पर एक शिष्टाचार होता है, शिष्टाचार के तहत हमें बहस करनी है, ना कि हमें एक दूसरे पर कीचड़ उछालना है। और मैं 2-3 वक्ताओं की बातें सुन रहा था, लेकिन मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है हर नारी का सम्मान करना हमारा फर्ज है। बोलिए बोलिए। आप तो नारी के बजाय आसाराम जी या कानूनी प्रक्रिया की बनिस्पत हमें आज इस मुद्दे तो फिर मेरा वो मैं वकालत भी करता हूँ, मुझे आपसे कोई लाइसेंस की और इसकी मुझे सुना करना नहीं। अभी आप आसाराम के समर्थन में बोल रहे थे, आप आसाराम के समर्थन में बोल रहे थे, अभी उस लड़के के बारे में आप अपमानजनक टिप्पणी कर रहे थे। अच्छा, आपको न्याय के साथ भी खड़ा होना चाहिए। आप नारी सम्मान की यहाँ बात कर रहे हैं। अरे आप तो अभी बोल रहे थे कि आपने आसाराम बापू को बदनाम कर दिया, अब आप मन्नन साहब को बदनाम कर रहे हैं। अब आप मन्नन साहब को बदनाम कर रहे हैं। एक मिनट, मेरे सहयोगी राणा यशवंत यहाँ पर आ गए हैं। इस तरह की बदतमीजी की बातें कर रहे हैं। मेरे सहयोगी राणा यशवंत यहाँ पर आ चुके हैं, वो आएंगे और हमारे भाई के सवालों का जवाब देंगे, लेकिन 9 से 10 के बीच में फिलहाल हम मन्नन साहब और जीतू भाई सोनी को यूज करते हैं। बाकी हमारा पूरा पैनल बैठा हुआ है, तब तक राणा जी के बैठने का भी इंतजाम हो जाएगा। कितने आरोपों से दागा गया है। चलो मन्नन साहब जाइए ना प्लीज। मन्नन साहब ये सब नहीं टॉलरेट करेंगे। आशाराम साहब के वकील थे, चले गए, दुर्भाग्यपूर्ण है। अवधेश जी, आपको इतना असंयमित मैंने कभी नहीं देखा। मैं जानना चाहता हूं कि आशाराम जी ने ऐसी क्या पट्टी पढ़ाई है नारायण साईं ने आपको कि आप एकाएक आपका दिल बदल गया, आपका धर्म बदल गया, आपका सब कुछ बदल गया? अगर 22-23 साल के हमारे संपर्क में अगर ये मानते हैं कि मेरा धर्म आसाराम और साईं नारायण साईं से बदलेगा, तो इसका उत्तर मेरे पास नहीं है। मैं केवल यहाँ नहीं, मैं तो सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ कि आसाराम जी ने गलत किया होगा, लेकिन पत्रकारिता का मूल धर्म है कि जितना आरोप है उतना ही सामने लाना, आरोप को तथ्य बना के पेश नहीं करना। एक मिनट, व्यक्ति को देखिए, एक दर्शक का सवाल आया है, एक दर्शक का सवाल है। नहीं, क्या धर्मगुरु सेक्स की विद्या अपने प्रवचनों में देता है? आसाराम देते हैं, वो कहते हैं कि नामर्द से। नहीं, आप बताइए ना, आप प्रवक्ता हैं उनके, आप आसाराम के प्रवक्ता हैं, आप आसाराम के प्रवक्ता हैं। मैं अभी तक इंडिया न्यूज का प्रवक्ता था और आज से आसाराम का प्रवक्ता हो गया, ये तो बड़ी विचित्र आरोप है। नहीं, आप हैं आसाराम के प्रवक्ता, मैं कह रहा हूँ, मेरा आरोप है, साबित करिए आप, साबित करिए आप, पत्रकारिता का विरोध कर रहा नहीं, साबित करिए आप, साबित करिए आप, साबित करिए। अभी तक आसाराम बापू के खिलाफ जितने एविडेंस लाए, कोई निकाले हुए, कोई कुछ, लेकिन आप आज के प्रवक्ता ही, आपके टीवी चैनल के प्रवक्ता ही आपके खिलाफ बोल रहे हैं और सत्य बोल रहे हैं, और सत्य बोल रहे हैं। ये हमारे एक्सपर्ट और पैनलिस्ट है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। हम इनके राय का सम्मान करते हैं, इसीलिए इनसे बहस भी कर रहे हैं, और राणा यशवंत भी आ गए हैं। लेकिन उससे पहले रेखा अग्रवाल जी, जो लोग ये आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं कि हमने उनको बलात्कारी क्यों कहा, अवधेश जी ने तो यहां तक आरोप लगा दिया कि हमारे दबाव में एफआईआर लिखाई गई। इतनी कच्ची पढ़ाई करते हैं पत्रकारिता में अवधेश जी, मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है, बड़ी कच्ची पढ़ाई आपकी। आप ये देखिए कि 21 तारीख को एफआईआर लिखाई गई। जब वो एफआईआर लिखी गई उसके बाद हर चैनल ने ब्रेकिंग न्यूज चलाई, और उसके 3 दिन बाद हमने इस इश्यू को पिकअप किया था अपनी डिबेट्स के अंदर। तो पहले नहीं, पहले आप अपनी जानकारी दुरुस्त कर लें। नहीं, पहले आप अपनी जानकारी दुरुस्त कर लें कि जब आशाराम पर एफआईआर दर्ज करा दी गई, 0 एफआईआर दर्ज हो गई, लड़की का मेडिकल हो गया, लड़की के 164 में बयान हो गए, ये आरोप लग गए। जब लड़की के पिता ने हमको टेलीफोन पर कहा कि मैं जीऊं या मरूं, अपनी बच्ची को न्याय दिलाकर रहूंगा, उसी के बाद हमने इस खबर को आगे बढ़ाया है। तो आपका पहला तथ्य बिल्कुल आधारहीन है कि इंडिया न्यूज के कहने पर एफआईआर लिखा गई ना। अगर कोई उस लड़की के पिता और लड़की को जानता था तो वो आशाराम थे, हम नहीं। ये दूसरा तथ्य आप अपने गांठ में बांध दीजिए कि हम नहीं जानते थे उसको, लेकिन आशाराम उनको जानते थे, क्योंकि 12 साल से उनके वो सेवक थे। 12 साल में शाहजहांपुर का जो आशाराम का आश्रम है वो उन्होंने बनाया था। बाकी आशाराम की केस हिस्ट्री क्या है, आशाराम पर अभी तक क्या क्या आरोप लगे हैं, आशाराम का क्या बैकग्राउंड है, उनके
पक्ष में प्रवचन करने से पहले आप इसको भी बड़ी अच्छी तरह से सुन ले। वो बताएंगे जीतू भाई सोनी जी। जीतू भाई सोनी जी, शुरुआत से बताइए कि अहमदाबाद में आशाराम क्या करते थे और कैसे उन्होंने जमीन ली और कैसे ये जंजाल शुरू किया। क्या जमीन पर अधिग्रहण करना इनका पेशा नहीं है, जो खुद संत कहते हैं अपने आप को? आसुमल पिता थाउमल, आसुमल पिता थाउमल सिरुमलानी की शुरुआत अहमदाबाद के कालूपुर इलाके से होती है, जहां पर वो बिल्कुल यूडिक्लोन में टिंचर मिलाकर बेचा करते थे और अवैध शराब का कारोबार भी किया करते थे। और इन पे अवैध कारोबारी के 3 प्रकरण अहमदाबाद पुलिस में दर्ज है। इसके अलावा ये शक्कर और इसकी चावल की कालाबाजारी के व्यापार में भी लिप्त रहे हैं। वहां से इनकी जो शुरुआत होती है, तो उसके बाद इन पे लगातार आरोपी की एक लंबी फहरिस्त रही है, खास तौर से जमीनों पर कब्जे, सरकारी जमीनों पर कब्जे और लोगों द्वारा जमीन दी हड़पने के, जो इनके बतौर इनको आश्रम के लिए दी गई हो या किसी और धार्मिक कार्यक्रम के हिसाब से, उन सभी पर इन्होंने अपना कब्जा जमा लिया। उसमें जो सबसे बड़ा प्रकरण रतलाम का है, जहां पर प्रेरणा ठाकुर जी, जो एक वृद्ध महिला थी, उन्होंने अपनी बहुत लंबी जमीन इन्हें दी थी आश्रम के लिए कि ये यहाँ पर बैठ के प्रवचन करें, और उन्होंने वहां पे रातों रात उनके नामों की तख्तियां भी उखाड़कर अपनी तख्तियां लगा दी और उस 7 मंदिर के नाम से जो प्रख्यात मंदिर है उस पर कब्जा जमा लिया। उस पे आज भी प्रकरण चल रहा है। इसके अलावा दूसरा जो था कि रतलाम में ही एक और जमीन हड़पने का जबरन हड़पने का मामला ग्राम खलासी के टिमला पंच ने दिनांक 9/8/1996 को पुलिस में दर्ज करवाया। मोटेरा स्टेडियम के पास आसाराम आश्रम की जमीन का भूमि विवाद आश्रमों के बंदों द्वारा मौका वारदात पे मारपीट एवं फायरिंग केस अदालत में जारी है। सूरत शहर के पास जहांगीरपुरा इलाके में बेशकीमती भूमि पर गैर कानूनी ढंग से कब्जा करने का प्रकरण हाईकोर्ट में चल रहा है। 10 अगस्त 1996 में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन सूरत के अधिकारी जब कब्जा हटाने गए तो उन पर आसाराम के सेवकों ने जानलेवा हमला कर दिया। उक्त प्रकरण में क्रॉस रिपोर्ट मामला अदालत में चल रहा है। आसाराम और उनके पुत्र नारायण साई के विरुद्ध दिल्ली के राजौरी क्षेत्र में 18 जून 2004 को जसवंत सिंह नामक व्यक्ति की हत्या करने का गंभीर आरोप, दिल्ली की पटियाला कोर्ट में भगवती देवी के साथ धोखाधड़ी का प्रकरण क्रमांक 431/1 भादवी धारा 400। कितने लोगों के साथ किया, ये तो सुन लीजिए ना पहले आप। थोड़ा महेंद्र मिश्रा संयम रखिए आप। 120B 506 बी के तहत चल रहा है, जिसमें आसाराम के गुंडों ने फाइल है तो पढ़ रहे हैं, फाइल नहीं होते तो नहीं पढ़ते। धमकी दी अभी बना के रखे हुए हैं। आपकी नहीं बनाई ना हमने, आपकी नहीं बनाई हमने, क्योंकि आपके खिलाफ पता ही नहीं। मैं बोल रहा हूँ ना, आपके खिलाफ कुछ नहीं है, मैं तो खुद मान रहा हूँ आसाराम के खिलाफ है, इसीलिए आशुमल की फाइल हम बता रहे हैं। हवा में कोई थोड़ी बनाता है फाइल। में 5 करोड़ की धोखाधड़ी का प्रकरण अदालत में चल रहा है। 20 नवंबर 1997 को सूरत के उत्तम भाई खलासी ने आसाराम के सेवकों के विरुद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज करवाया। 12 मार्च 2000 को प्रवीण चंद्र डाया भाई पटेल निवासी अरे आप तो समर्थक है आसाराम जी दीपक एक मिनट अध्यक्ष जीतू भाई, एक मिनट आप रुकिएगा। सवाल ठाकुरवाड़ी की जमन। अच्छा जीतू भाई बहुत सुन लिया। रेखा जी भी है बहस में, यशवंत राणा जी भी जुड़ गए हैं। यशवंत राणा जी, हमने बहुत घटिया पत्रकारिता की है, पत्रकारिता के नियमों को हमने सर हमने झुका दिया है। हमारा इतिहास कलंक के तौर पे लिखा जाएगा। हम पत्रकारिता के नाम पे कलंक है, ये अवधेश जी ने कहा है और मैंने प्रयोग नहीं किया है। रिकॉर्डिंग निकाल के दिखा दूंगा, मैंने इनको रिकॉर्डिंग निकाल के दे दूंगा। कोई बात नहीं, ये टीवी है, यहाँ सब रिकॉर्ड होता है, यहाँ सब रिकॉर्ड होता है। मैं अवधेश कुमार जी का बहुत सम्मान करता हूँ। मैंने प्रयोग नहीं, इनको रोका है जब इन्होंने शब्द प्रयोग किया। अध्यक्ष जी, मैं इसलिए आया हूँ कि मुझे कुछ आपके बुनियादी सवालों का जवाब देना है। एक तो पत्रकारिता का सर्टिफिकेट हमें आपसे लेने की कोई जरूरत नहीं है। इस देश की जनता और हमारे जो व्यूअर है वो जानता है कि हमने क्या तय किया, कंटेंट हमारा क्या है। अगर हमने उसके सरोकार की खबरें नहीं उठाई होती तो लोग हमारे साथ नहीं जुड़े होते। मैं उस पर भी नहीं जाना चाहता हूँ। सवाल ये है कि एक आदमी इस देश में धर्म की दुकान चलाता है, करोड़ों अरबों की उसने जायदाद खड़ी कर रखी है। एक पिता अपनी बेटी के साथ हुई ज्यादती के लिए लगातार घूमता रहता है।
उसके खिलाफ दिल्ली की पुलिस एफआईआर लॉन्च करती है, 0 एफआईआर लॉन्च करती है 20 तारीख को, 21 तारीख को जोधपुर को ट्रांसफर करती है। उसके बाद वो पिता गुहार लगाता है, उसकी बेटी रोती रहती है। इस देश में किसी भी घर में, हर घर में उस तरह की बेटी होगी, उस उम्र की बेटी होगी। इस हिंदुस्तान में हर पिता होगा। क्या आप एक पिता नहीं? मैं बुनियादी सवाल, मेरा बुनियादी सवाल नहीं, आपत्ति है आप चक्रपाणी जी महाराज, चक्रपाणी जी महाराज, एक मिनट, चक्रपाणी जी महाराज, मुझे उस हर चीज पर आपत्ति है जो संत के नाम पर एक व्यापारी कर रहा है। मुझे उस हर चीज से आपत्ति है जो संत के नाम पर एक व्यापारी कर रहा है। सुना आपने चक्रपाणी जी, सुना? आप संत के नाम पे व्यवसाय करते हैं क्या? आप कृष्ण बन के लीला और प्रवचन देते हैं कि आप भी करना शुरू कर दीजिए, आप भी करना शुरू कर दीजिए। अगर लाखों भक्त है, करोड़ों भक्त है, तो उनको आपके भक्त हैं तो आप उनको एकांत के कमरे में ले जाते हैं क्या? अगर उनको भक्त करते हैं तो आप उनको एकांत के कमरे में ले जाते हैं क्या? बताइए। गुरु परंपरावादी देता है, आपको तो पता ही नहीं है। ऐसी गुरु परंपरा मुझे पता है। जब दीक्षा देता है तो अकेले में देता है, चक्रपाणी जी सुनिए, भी देता है, अकेले भी देता है, जैसे परमात्मा। 13 साल चक्रपाणी जी 11 बजे संत के कमरे में जाते हैं। रेखा अग्रवाल जी, मैं चाहता हूँ रेखा अग्रवाल जी, मैं चाहता हूँ उसका जवाब आप दें। जैसे मंदिर चक्रपाणी जी थोड़ा सुन गुरु के पास भी लोग जाते हैं। मुझे मैं पूरा सम्मान करता हूँ, अब देश के बहुत महानतम धर्म गुरु हैं, लेकिन आप भी बताइएगा। निशा जी, बहुत फुटेज खाई है आपने। रेखा अग्रवाल जी, धर्मगुरु 11:30 बजे दीक्षा दे तो क्या गलत बात है? बताइए। और दीक्षा में क्या क्या दे रहे हैं मुझे नहीं पता। प्रमाण दिखाई दे 11 बजे दीक्षा दे रहे थे आप? ऐसे हवा में कोई भी चीज आपने कहा कि 11 बजे दीक्षा देने जाए तो बैठ सकता है, इस बात का आंसर 11:30 दीक्षा दी या नहीं दी, क्या उसको लॉ डिसाइड करेगा? आप डिसाइड करेंगे, ये अध्यात्म नहीं है। और एक बात और बताना चाहूँ कि आप इनसे पूछना चाह रहे हैं, इनसे जानना चाह रहे हैं कि वो नेता मतलब हमारे बारे में सर्टिफिकेट देंगे जो खुद को अलगल के साथ पकड़े जाते हैं। ठीक है, माना मैं वो खबर दिखाई दिया। मुद्दा ये नहीं है। मेरी बात सुनिए, मुद्दा ये नहीं है। बुनियादी सवाल आप लोग, मैं कह रहा हूँ कि आप बुनियादी सवाल से हमें भड़का रहे हैं। बिल्कुल नहीं, रेखा अग्रवाल जी, एक मिनट रेखा अग्रवाल जी की सुनिए। आप उनके प्रॉपर्टी से द्वेष करते, व्यक्तिगत नहीं, आप बदला रहे हैं। सुनिए चक्रपाणी जी, अगर आप देश के साथ उसी तरह की धांधली करेंगे जिस तरह की धांधली उन्होंने की है तो आपके खिलाफ भी हम खड़ा होंगे। अगर पत्रकारिता का बुनियादी सिद्धांत ये कहता है कि इस देश में कहीं भी कोई बुनियादी सवाल खड़ा होता हो, किसी आदमी का हक मारा जाता हो, तो हम खड़ा होंगे। मेरी बात पूरी होने दीजिए, मुझे 1 मिनट दीजिए आप। अगर कोई बच्ची, कोई पिता जो है अपनी बच्ची को इंसाफ दिलाने के लिए हिंदुस्तान में खड़ा होता है और कोई खड़ा नहीं होना चाहता है, उसके साथ मीडिया खड़ा होता है, तो क्या ये पत्रकारिता की बुनियादी? मेरी बात पूरी हो जाएगी। क्या कोई पिता खड़ा होता है अपनी बेटी के इंसाफ के लिए, उसके साथ हम खड़ा होते हैं, तो क्या पत्रकारिता के बुनियादी सिद्धांतों के खिलाफ हम खड़े होते हैं? नहीं होते हैं। सुनिए मेरी बात सुनिए, क्या वजह है कि केवल आसाराम जी के जितने भी आश्रम हैं वो सवालों के घेरे में हैं? क्या वजह है कि उनके आश्रम पर मुकदमे चलते हैं? अरे मुकदमे चलना आपके, मैं नहीं जानता हूँ। मुझे आज तक हमने उनका सवाल नहीं उठाया। मुकदमे चलना कौन सा अपराध है? अपराध सिद्ध होना अपराध है कि नहीं? यहाँ पर क्या करना अपराध है कि नहीं? अरे कानून में झूठ बोलना अपराध है कि नहीं? ग्रीन बेल्ट पर आप आश्रम बनवाते हैं और वहाँ से अपराध करते हैं, सिद्ध हो जाए वो अपराध है। आज तक देश का कौन? नवरात्रि, शिवरात्रि, हमारे यहाँ जितनी भी पूजा होती है सब रात्रि में होती है और निश्चित काल में होती है। और आप कह रहे रात्रि में क्यों? साहब सुनिए, अगर आपको वेद और वेदांत पर है ना, मुझे भी आपसे कम जानकारी नहीं है वेद वेदांत की। नहीं, मैं उस पर नहीं जाना चाहता हूँ। मैं कह रहा हूँ कि आप बुनियादी सिद्धांतों की बात करिए। इस देश में भुखमरी है, सवाल हम उठाते हैं। इस देश में अगर चीन और हिंदुस्तान की लड़ाई है, सवाल हम उठाते हैं। नहीं, हमने आसाराम का सवाल तब उठाया है जब आसाराम सवालों के घेरे में आए हैं। नहीं सुनिए, आदिवासी इलाकों में वो सेवा कर रहे हैं तो क्या उनको इस बात की अनुमति है कि वो एक नाबालिग लड़की के साथ यौन शोषण करें? इस बात का जवाब दीजिए इसका, जवाब दीजिए इसका। लाइसेंस दिया आप लोगों ने? लाइसेंस दिया? आपने लाइसेंस दिया क्या? आपने लाइसेंस दिया क्या? आप FIR में लिखा हुआ है, FIR में वो FIR में। FIR से लॉन्च नहीं होती है। आप दिल्ली पुलिस FIR लॉन्च, मैम 1 मिनट, दिल्ली पुलिस 0 FIR लॉन्च करती है। मैं FIR कॉपी 100 दफा मैंने पढ़ा होगा। और उसके बाद मेरी बात चक्रपाणी जी, देखिए चक्रपाणी जी, मेरी बात चक्रपाणी जी, आज स्पष्ट हुआ कि नहीं बलात्कार हुआ? यह बहस के बुनियादी सिद्धांतों के खिलाफ है। या तो आप बोलिए या मुझे बोलने दीजिए। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि एक आदमी के खिलाफ
FIR लॉन्च होती है। दिल्ली पुलिस FIR लॉन्च करती है, जोधपुर पुलिस को देती है। जोधपुर पुलिस का DCP कहता है इस आदमी के खिलाफ जो FIR लॉन्च हुई है वो प्रामाणिक है। सवाल यह है कि जब पुलिस FIR लॉन्च करती है और पुलिस का बड़ा अधिकारी कहता है कि FIR प्रमाणिक है, उसके बाद मेरा आवाज उठाना कहां से गैरवाजिब है? आप चारों तरफ हम क्या बोल रहे हैं? चारों तरफ नहीं, आसाराम बापू की जमीन कब्जा किया, आसाराम बापू ने आप सबको उठा रहे नहीं। आप वो सीवा बेचारे को उसकी छोटी पुलिस वालों को उठा के उसका आपने नहीं दिखाया। आपने क्यों नहीं दिखाया? सीवा को जबरदस्ती बयान दिलवाया जा रहा है, उसको स्पष्ट कर रहा है टीवी चैनल पे कि हमको जबरदस्ती दबाव डाला जा रहा है। देखिए आप तो हमें रोक देते हैं, जब मैं कई बार बोलता हूँ तो सबसे ज्यादा फुटेज आपने हम लोग देखिए, हम लोग सत्य के साथ है। आप ये नहीं आरोप लगा सकते कि किसी के साथ थे बदल गए। मैं सत्य के साथ है या नहीं है सवाल पर मेरा है ही नहीं। यह बहस वहां जाती ही नहीं है। बहस सिर्फ इस बात पर जाती है कि इस देश का एक तथाकथित संत नहीं मेरी बात कहना था कि उसकी जांच होनी चाहिए। अगर उसमें वो जांच होने के बाद प्रमाणित हुई है तब उनको जेल भेजा गया है। मीडिया ट्रायल कर रहे हैं। चक्रपाणी जी मुझे बोलने दीजिए जरा। मीडिया ट्रायल कर रहे हैं। रेखा जी बहुत सिंपल बात है कि FIR दर्ज करी गई है, जिसको हम कहते हैं प्राथमिक सूचना रिपोर्ट। वो सही है कि गलत है, वो एक जांच का विषय है। भले आसाराम ने बलात्कार किया या यौन शोषण किया कि नहीं किया, ये तो बाद में पता चलेगा। आज हम किस बात का विवाद लेके बैठे हैं या हम किस बात की उनकी मुखबरी कर रहे हैं कि हम संतों के पीछे पड़े हैं या फलाना कर रहे हैं, ये मीडिया ये करता है। ये बिल्कुल एक मिनट ये सब बेकार की विवाद है, बेकार का डिस्कशन है। क्वेश्चन इज कि एक FIR है, भले वो सच्ची है भले वो झूठी है, हो सकता है कि आखिरकार के अंदर एक मिनट हो सकता है कि आज जितने भी आसाराम के समर्थक हैं, और ईश्वर करे कि उनको ये सुख मिले कभी देखने का कि वो FIR कभी ना कभी खारिज हो जाए, हो सकता है वो FIR खारिज हो जाए, वो बिल्कुल बेबुनियाद हो। परंतु आज एक कानून के हिसाब से क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के अंदर लिखा हुआ है कि अगर आप एक फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट दर्ज करते हैं कि मेरे साथ बलात्कार हुआ, मेरे साथ यौन शोषण हुआ, अगर उस FIR के अंदर वो सारी की सारी चीजें मिलती हैं जिससे पुलिस को दायित्व बनता है कि एक FIR को दर्ज करें, उसके बाद उसकी जांच होगी। अगर एक मिनट अगर वो FIR झूठी है तो आसाराम हो या और कोई भी भारतीय नागरिक हो या कितना भी बड़ा संत या महात्मा हो, अगर उसके ऊपर ऐसी आरोप लगाया जाता है या वो FIR लगाई जाती है जो वो ये कोर्ट में साबित कर सकता है, हाई कोर्ट में जाकर 482 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के तहत अगर वो साबित कर सकता है कि ये प्राथमिक तौर के ऊपर ही बेबुनियाद FIR है, तो हाई कोर्ट उसके अंदर अपनी जो उनको एग्जेम्पलरी पावर्स मिली हुई हैं उसके तहत उस FIR को शुरू की पहली मर्तबा ही उसको खारिज कर सकता है। अगर हाईकोर्ट को लगता है कि नहीं ये ट्रायल का विषय है, ये जांच का विषय है, तो उसकी ट्रायल होगी। उस ट्रायल के बाद में हो सकता है कि आसाराम हो या कोई भी दोषी व्यक्ति जो है वो बिल्कुल पाक साबित हो और वो बिल्कुल उसमें से निकल जाए। जैसे कहते हैं कि उसकी जैसे कहते हैं ना कि वो टेस्ट ऑफ फायर, सीता भी तो निकली थी, उस टेस्ट ऑफ फायर के थ्रू हो सकता है कि आसाराम में निकल जाए। आज इतना हम क्यों उछल रहे हैं, किस बात का डिस्कशन हो रहा है? एक मैं बता रहा हूँ, पहली बात ये टेलीफोन है, ये ब्लैकबेरी, इसका नकली एक फोन यहाँ रख दिया गया। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। हाउ कैन फाइंड आउट यू कि ये असली है कि नकली है? फाइंड आउट कर अगर मैं जो है FIR फर्जी संत को फाइंड आउट नहीं कर सकता, फर्जी ब्लैकबेरी को फाइंड आउट कर सकता हूँ। महेंद्र मिश्रा जी, मैं फर्जी संत को नहीं पकड़ सकता लेकिन फर्जी ब्लैकबेरी को पकड़ सकता हूँ। बात का है। और दूसरी बात ये, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर वो जेल में है अंदर और वो बिल्कुल बरी हो गए, तो क्या उस जेल के अंदर की जो टाइम बीता है क्या उसको आप वापस लौटा पाएंगे? मैं उसका जवाब देती हूँ। अगर FIR झूठी साबित होती है और उसके बाद में वो जिसको कहते हैं कि उनको एक्विट कर दिया जाता है, ऑनरेबल एक्विट कर दिया जाता है, आसाराम हो या कोई भी व्यक्ति हो, तो उसको ये अधिकार है कि उस जजमेंट, उस फैसले के 1 साल के अंदर 182 का मुकदमा दर्ज करके उस आरोपी के ऊपर, जिसने उसके ऊपर झूठा आरोप लगाया है, उसके ऊपर उल्टा केस दायर कर सकता है। ये तो हुआ क्रिमिनल कोर्ट्स के तहत। साथ साथ उसके ऊपर मानहानि का मुकदमा भी कर सकता है, जो भी उसको कानून के अंदर अधिकार है। सिविल मुकदमा भी दर्ज कर सकता है और क्रिमिनल मुकदमा भी दर्ज कर सकता है। तो ये तो सारी की सारी कानून की प्रक्रिया है। और ये जो रेखा जी, एक मिनट, मैंने आपकी बात मानी, लेकिन इस वक्त
चूंकि अवधेश जी ने कई संगीन आरोप मुझ पर लगाए हैं, मेरे सहयोगी राणा यशवंत जी पर लगाए हैं, हमारी पत्रकारिता को निम्न स्तर की बताया है, टीआरपी की दौड़ वाली बताया है, ये बताया है कि टीआरपी के चक्कर में मुझे भी बोलने दीजिए, मैं बोलने दूंगा, मैं बिल्कुल बोलूंगा। आप भी खूब बोले हैं अवधेश जी, आप भी खूब बोले हैं, आपने खूब अपना पक्ष रखा है, मैंने तब एक शब्द भी नहीं बोला। लेकिन मैं 15-20 मिनट से चुप हूँ। नहीं चुप है तो क्योंकि बाकी लोग बोल रहे थे। आपके मित्र होगा थोड़ी देर। मैं जयसवाल जी सिर्फ एक चीज बताना चाहता हूँ संतों की तरफ, हम ये नहीं चाहते कि उनको संत होने के नाते छोड़ा जाए। दीपक चौरसिया, मेरा नाम आसूमल मलानी नहीं है। अरे चलो लल्लू, मेरा एक ही नाम है दीपक चौरसिया, बस ये है चौरसिया। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ, थोड़ा अवधेश जी के ज्ञानवर्धन के लिए संत होने के नाते सिर्फ न लटकाए। अगर भी उत्तर आप देंगे ना, देंगे संपादक जी से भी और मुख्य संपादक देंगे, आपको मौका देंगे अवधेश जी, बिल्कुल मौका देंगे। आपको हमने बुलाया, आपके व्यू जानते हुए भी। आप लगातार फेसबुक पे क्या क्या लिख रहे थे हम भी पढ़ रहे थे, लेकिन अभी एक उसका मेरे पास दर्शक का एसएमएस आया, उसका नाम प्रबल है, तो मैं पढ़ के सुनाता हूँ। 100 SMS है, मोर देन 100 SMS आई हैव गॉट, और आपके बारे में भी और इनके बारे में भी है और मेरे बारे में भी है। नहीं SMS ही पढ़ दिया जाए, फिर देश भर से दर्शक आ रहे थे। अधीर जी, बहस तो होनी ही चाहिए। बहस चूंकि पत्रकारिता के बुनियादी सिद्धांतों के मुताबिक हम काम करते हैं कि नहीं करते हैं, या हमें सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल होनी चाहिए, पूरा देश सुन रहा है इस समय। हाँ नहीं, पूरा देश सुन रहा है, लेकिन बहस होनी चाहिए। लेकिन एक मिनट टीम से निकालना भी चाहता था कि आप मांद में जो है आप भी बाहर आए। हाँ बिल्कुल, ऐसा नहीं है, बिल से निकाल दिया हमने उनको, बिल से निकाल दिया है, बिल से निकाल दिया है। हम दोनों हैं यहाँ पे मौजूद हैं और हम आपकी चुनौती को स्वीकार करते हैं। फांसी चढ़वा दीजिए। नहीं, फांसी नहीं सर, हम आपको मिठाई, अरे हमारी टीआरपी बढ़ी है, आपको मिठाई खिला के भेजेंगे। स्टैंड पर कायम हूँ, आपको मिठाई खिला के भेजेंगे। मिठाई तो आपके घर में भी आके खाएंगे। अब चैनल में नहीं बुलाएंगे तो घर में तो बुलाएंगे ही, वो कहाँ छोड़ने वाले हैं। लेकिन मेरी भी जिम्मेवारी, हम तो पत्रकारिता के हत्यारे हैं, अगर आप हत्यारों के घर आना चाहे तो आइए, आपका स्वागत है। सुनते हैं, पढ़ते हैं, उनकी भावनाएं देश का रखना यहाँ मेरा भी दायित्व है। इसीलिए रेखा जी की मैं इज्जत करता हूँ, वकील हैं, वकालत की बात मैं यहाँ करने ही नहीं आया हूँ। अब मुझे अगर दोनों लोग अनुमति दे तो मैं अभी अनुमति नहीं दूंगा, अभी अनुमति नहीं दूंगा, क्योंकि मुझे एक नए सीक्वेंस में जाना है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ मेरे रिसर्च डिपार्टमेंट से कि आशाराम बापू के केस में अब तक क्या क्या हुआ, किस दिन FIR दर्ज हुई, किस दिन 0 FIR हुई, किस दिन 164 हुआ, किस दिन उसे जोधपुर पुलिस ट्रांसफर किया गया, जोधपुर पुलिस ने किस दिन बोला कि हमारे पास आशाराम के पास पर्याप्त प्रमाण है, अब उन्हें अपना निर्दोष साबित करना होगा। किस तरह आशाराम भागते रहे, सूरत से बम्बई, बम्बई से इंदौर, इंदौर से भोपाल, भोपाल से अहमदाबाद, उसका पूरा ब्यौरा दिया जाए। और हम अवधेश कुमार जी से मैं सिर्फ एक सवाल पूछूंगा। अच्छा ठीक है, आ ही गया, ब्यौरा आ गया। आज सुन लीजिए अवधेश जी, सुन लीजिए। देखो 21 अगस्त को दिल्ली पुलिस ने मामले की जांच जोधपुर पुलिस की सौंप दी। नहीं, आप तो बोल रहे थे ना कि आप बोल रहे थे ना कि आप एक मिनट, आपने एक मिनट प्लीज मुझे भी सुन लीजिए ना। आपने अपनी बात अबाध निर्बाध गति से कह दी। हाँ आप भी सुन लीजिएगा। आपने पहला आरोप इंडिया न्यूज पर यह लगाया कि हमने आसाराम बापू के खिलाफ पूरा का पूरा प्रोग्राम चलाया, उसके बाद ये केस दर्ज हुआ, जो पूरी तरह से झूठा, निराधार और तथ्यों से परे है। अगर आप ये कहें कि मैंने ऐसा नहीं कहा था तो मैं आपको बाइट निकाल के मैंने कहा था, कहा था ना, तो आप मानते हैं आप गलत थे, आप झूठे थे। मेरे को कहना यह था कि आपके दबाव में इतनी कार्रवाई हुई है, मेरे शब्द गलत निकले हैं, इसको मैं देश के सामने स्वीकार करता हूँ। देखिए, मैं जीवन में जो गलत करूंगा वही उसको स्वीकार करूंगा, उसके लिए माफी मांग सकता हूं। बंदूक से निकली हुई गोली है उस पर मैं कायम। एक बार बंदूक से निकली हुई गोली और मुंह से निकले हुए शब्द कभी वापस नहीं लिए जा सकते। देश मुझे फांसी चढ़ा देगा, आप लोग भी आपको नेशनल टेलीविजन पर माफी मांगनी होगी इस बात मान लिया माफी कि मैंने ये गलत कहा है। बहुत बढ़िया, बिल्कुल उसके लिए मुझे क्षमा मांगना है। ये कहना था कि इंडिया न्यूज के दबाव में इतनी बड़ी कार्रवाई हुई है, मुंह से प्राथमिकी निकल गई है। मैं इसके लिए इंडिया न्यूज ही नहीं पूरे देश से क्षमा मांगता हूं। अब बोलिए। हाँ ठीक है, अब आगे नहीं दीपक, एक मिनट में अवधेश जी का जवाब देना चाहूंगा। अवधेश जी को अगर ये लगता है कि हमारे दबाव में, आ रहा हूँ तिवारी जी, आ रहा हूँ, आप बड़े पेशेंट से सुन रहे, मुझे पता है आपके पास दिल में
बहुत सारी बातें बची हुई है। जीतू भाई के पास भी जाऊंगा, लेकिन पहले राणा जी, अवधेश जी, अगर आपको लगता है अवधेश जी कि हमारे दबाव में, हमारे लगातार इस कोशिश से कि इस खबर को आगे बढ़ाया जाए, अगर इतना मामला तूल पकड़ गया है, यह पूरा बवाल या वितंडा जो है हमारी वजह से हुआ है, तो मैं इसको ठीक करना चाहूंगा कि यह खबर लगातार बढ़ती चली जाती है। और खबर में अगर कुछ ऐसा है जिसमें आम आदमी का सरोकार है, अगर हम आम आदमी की सोच और समझ को बदलना चाहते हैं, अगर संतों के बारे में, मतलब आसाराम जी जैसे संतों के बारे में हम आम आदमी को कहीं ना कहीं अवेयर करना चाहते हैं, तो वह कहीं नहीं, मेरी बात सुनिए, वो हमारे फर्ज, हमारी जिम्मेदारी से जुड़ा हुआ हिस्सा है। और अगर हम वो करते हैं और उस करने के सिलसिले में मामला अगर इतना बड़ा हो जाता है और आप कहते हैं कि आपकी वजह से ऐसा हो गया, तो मैं इसको मानने को तैयार नहीं हूं। हाँ, हमने अपना फर्ज निभाया है। मैं आपको 100 बार कहूंगा कि पत्रकारिता के बुनियादी सिद्धांत और वसूल पर एक पत्रकार को जहां खड़ा होना चाहिए था, वहां हम खड़ा हुए। हमें जो करना चाहिए था हमने किया। आम आदमी की आम आदमी का जो वेलफेयर है, उसकी जो बेहतरी है, उस बेहतरी के लिए हमें जो करना चाहिए था हमने किया। हमने लोगों को आगाह भी किया, लेकिन हमने इस मामले में जितने भी गिरह पेच थे उनको खोलने की कोशिश जरूर की है। हमने कहीं भी ऐसा कुछ नहीं कहा है, हमने कहीं भी ऐसा कुछ नहीं किया है जिसके जरिए आप हमारी मंशा या हमारी कोशिशों पर सवाल खड़ा करें। अब मैं बोल सकता हूं? बिल्कुल कर सकते। मैं देश जानता है कि मैं राणा यशवंत से द्वंद्व के लिए यहाँ नहीं बैठा था, लेकिन बाद में मेरी इच्छा हुई कि इनको निकाल के मैं यहाँ लाऊं, इसलिए मैंने नाम लिया। क्योंकि आज ये जरूरी है, क्योंकि जब इंडिया न्यूज आरंभ हुआ था तो मुझे श्री राणा यशवंत ने कहा था कि अवधेश भाई, देश को बता देना है कि यहाँ जो है न्यूज और न्यूज एनालिसिस और उसके डायनेमिक डिस्कशन पर भी न्यूज चैनल चलाया जा सकता है। उसके लिए किसी चलता है अवधेश जी, आप आते हैं उसके लिए। अब मैं आप आते हैं, दूसरी बात, आप आते हैं। अब मैं आप ये बात देश के तमाम अखबारों के लिए भी बोलते हैं जिन्होंने फ्रंट पेज पर आशाराम की स्टोरी को छापा। उसको भी बोलूंगा। तमाम दूसरे टीवी चैनल्स के लिए भी बोलते हैं, आप तमाम टीवी चैनल्स को भी बोलते हैं। तो इस समय प्रिंट टीवी मीडिया के दबाव में आपकी पत्रकार के तौर पर मैं आपके जज्बे को, आपकी नियत को, आपकी नीति को तो नमस्कार करता हूँ। नहीं, नमस्कार करता हूँ। मैं ये कह रहा हूँ, अगर देश का हर पत्रकार गलत है और सिर्फ आप ही सही हैं, ये भी मैंने नहीं कहा है, ये भी मैंने नहीं कहा। देश का हर पत्रकार गलत है, देश का हर पत्रकार गलत है, देश में सिर्फ आप सही हैं, तो ये लोकतंत्र है, ये प्रजातंत्र है। आप यही कह रहे थे। कोई सहमत हो सकता है या सहमत हो सकता है, वो उसका अधिकार है। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ आपसे कि टीआरपी का फुल फॉर्म क्या होता है? मैं क्यों बताऊं यहाँ? नहीं, बता दीजिए ना। आपने कहा किसकी दौड़ है, आप बताइए ना किसकी दौड़ है, दर्शक जाने। जानूंगा तब भी नहीं बोलूंगा। मैं यहाँ परीक्षा देने नहीं आया। परीक्षा आपने मेरे लिए शुरू करी? नहीं, परीक्षा आपने शुरू करी ना हमारी। आपने हमारी नीति और नीतियों पर सवाल उठाया। मैं आपसे क्रॉस क्वेश्चन कर रहा हूँ, अब आप जवाब दीजिए। मैं आपसे क्रॉस क्वेश्चन कर रहा हूँ, आप जवाब दे रहा हूँ। मुझे टीआरपी का फुल फॉर्म नहीं मालूम है, देश जान ले, पूरा देश इसके लिए मुझे माफ कीजिएगा, मैं इस शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ। मुझे नहीं पता था कि अवधेश कुमार जी का ज्ञान इतना आधा पता हुआ होता है। क्यों बोले यहाँ टीआरपी का फुल फॉर्म के लिए नहीं? आपने टीआरपी शब्द बोला, मैंने तो नहीं बोला। आपने बोला ना वो शब्द, मैंने तो नहीं बोला। इसीलिए बोला है ना। तो आप मुझे बता दीजिए, टीआरपी का फुल फॉर्म क्या है? 2 मिनट बिल्कुल 2 मिनट दीजिए, फिर रेखा गोयल के पास। मैं सुनिए, आप लोग जो है मीडिया वाले हैं, ठीक है, आपके पास इतनी बड़ी ताकत आप लोग धर्म वाले हैं, आपके पास पूरे हिंदू समाज की ताकत है, आपके पास पूरे हिंदू समाज की ताकत है। एक हिंदू लड़की से यौन शोषण होता है, एक हिंदू लड़की से यौन शोषण होता है और आप एक फर्जी बाबा के साथ खड़े होते हैं। ये मेरा आरोप है आप पर। एक बेचारी हिंदू लड़की से यौन शोषण होता है, वो उसकी एफआईआर कराती है और आप लोग एक फर्जी बाबा के साथ खड़े हैं। आप पर एक बेचारी हिंदू लड़की से यौन शोषण होता है, वो उसकी एफआईआर कराती है और आप लोग एक फर्जी बाबा के साथ खड़े। बिल्कुल नहीं। मैं आशाराम के लिए कह रहा हूँ, मैं आशाराम के लिए कह रहा हूँ, ठोक के कह रहा हूँ। मैं इनके लिए कह रहा हूँ, आपके लिए नहीं कह रहा हूँ। आपकी जगह दीपांकर जी, आपके लिए नहीं। आपको बता रहा हूँ, सुनिए, आप हस्तक्षेप कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ, ये गलत बात है। हम लोग किसी भी फर्जी बाबा के साथ नहीं है। हम चाहते हैं न्याय, कि क्या सही है। अच्छा, न्याय लेने का तरीका क्या है, जरा ये सुन लीजिए। आरोप गलत है तो घूस की पेशकश क्यों जांच अधिकारी चंचल नहीं है? घूस है तो घूस है कहाँ? जांच अधिकारी, एक मिनट महेंद्र मिश्रा जी, साबित किए बगैर हम उसको अपराधी। एक मिनट में राणा जी यहाँ जवाब देना चाहता हूँ। अवधेश जी, अब आप प्रक्रिया भी सुन लीजिए। आशाराम को 30 तारीख तक की मोहलत दी गई, जिस पर हमने सवाल उठाए कि रेप का नहीं, आप बोलेंगे, बिल्कुल बोलेंगे। आप सुन लीजिए, आप घटनाक्रम सुन लीजिए, नाटकीयता सुन लीजिए इसकी। क्या संत ऐसा करता है? क्या संत ऐसा कर सकता है?
पहली बात एक हाँ सुन लीजिए अध्यक्ष जी, दीपक जो कह रहे हैं सुनिए, इसलिए कि सवाल आचरण का है, आचरण का, संत के आचरण का, संत जो अपने आप को भगवान कहता है। नहीं आप भी बोलेंगे, आप 2-3 मिनट के, आप 10 मिनट बोलिए, लेकिन मेरी बात सुनिए और तथ्यों के साथ उसको काटिए। टीआरपी का शब्द आपने घुसाया, जब मैं आपसे पूछ रहा हूँ जवाब तो आप बोल रहे हैं मेरे ज्ञान की परीक्षा देने में नहीं आया हूँ। नहीं तो परीक्षा के लिए सवाल न्यूज़पेपर आप सेट करेंगे क्या? परीक्षा के लिए न्यूज़पेपर आप सेट करेंगे क्या? नहीं आपने आरोप लगाया, आप टीवी पत्रकारिता के शीर्ष पुरुष हैं, मेरा दायित्व है, मुझे कोई माने या ना माने, मैं आपको आईना दिखाता रहूंगा। मैं सड़क पर रहूं, मुझे इसके लिए जो भी सजा भुगतनी पड़ेगी। पहले आप प्रश्न करिए, मैं उसका उत्तर दूंगा। एक मिनट राणा जी, मैं बड़े सम्मान के साथ सभी पैनलिस्ट को, रेखा जी को खासतौर पर ध्यान से सुनने को कहूंगा। 21 तारीख को केस ट्रांसफर हो जाता है, लड़की के मजिस्ट्रेट के बयान हो जाते हैं, 24 तारीख को उनको कहा जाता है कि 30 तारीख तक आप पेश हो। अनएक्सपेक्टेड है रेखा जी, शायद सामान्य तौर पर किसी 376 के मुजरिम के साथ ऐसा किया नहीं जाता है। उसके बाद आशाराम बापू पूरे देश में घूमते हैं, बार बार लोग उनसे सवाल पूछते हैं आप जोधपुर जाएंगे, जोधपुर जाएंगे, उसका जवाब वो कभी नहीं देते हैं। जिस दिन जोधपुर जाने की डेडलाइन उनकी खत्म होती है, उसके अगले दिन पुलिस निकलती है उनको पकड़ने के लिए। वहां पर भी वो 7 घंटे तक पुलिस को इंतजार कराते हैं, पहले सम्मन देने के लिए, फिर उसके बाद खुद जाके आश्रम के अंदर बंद हो जाते हैं। वहां पे धमकी देते हैं राजस्थान सरकार को कि अगर मुझे गिरफ्तार किया गया तो चुनाव नजदीक है, मैं भुगत लूंगा, आपको भुगतना पड़ेगा। उसके बाद अपने बेटे से प्रेस कॉन्फ्रेंस कराते हैं और ये कहलाते हैं कि उनके बापू के सर में दर्द होता है, उनको वही बीमारी है सलमान खान की, जो सलमान खान को हुई थी कि उनके सर में दर्द होता था। जोधपुर में उनको पकड़ के ले जाया जाता है, वहां पर मेडिकल टेस्ट कराई जाती है, उनका पोटेंसी टेस्ट भी पॉजिटिव आता है, उनका दूसरा जो सर की बीमारी जो बताई जा रही थी वो पूरा का पूरा पॉजिटिव आता है। सवाल ये है कि अगर वो संत हैं तो उनको ये झूठ बोलने की क्या जरूरत थी? अगर वो संत हैं तो पुलिस से भागते फिरने की क्या जरूरत हुई? अगर वो संत हैं तो हमारे रिपोर्टर्स को, IBN 7 के रिपोर्टर्स को, हमारे रिपोर्टर को भोपाल में हमारे ब्यूरो चीफ एडिटर न्यूज दीप्ति चौरसिया के साथ धक्का मुक्की खुद संत आशाराम ने की है। ये सब करने की उनको क्या जरूरत थी? मैं सिर्फ इस बात के जवाब चाहता हूँ, बताइए। अब मैं बोलूं, मैं आसाराम का पहली बात प्रवक्ता नहीं हूं, जो गलत करेगा परिणाम भुगतेगा, पहली बात। अब मैं दूसरी बात कह रहा हूं, बदल गए आपके नहीं, दुनिया का कौन कानून कहता है कि जिस दिन पुलिस सम्मन दे उस सम्मन को हम स्वीकारें और उस पर उपस्थिति हो? भारत का न्यायालय भी व्यक्ति को अपनी तारीख में अनुपस्थित रहने की अलग अलग कारणों से छूट देता है। पुलिस के पास नहीं जाना किसी भी क्रिमिनल प्रोसीजर कोर्ट में अपराध नहीं है। इस देश की पुलिस 25 प्रकार से कुकर्म करती है, मैं इसको अपराध नहीं मानता हूं। मेरा दुख है कि राणा यशवंत के जैसा शालीन और ज्ञानी व्यक्ति, जिसके बारे में मैं कहता रहा हूं कि टीवी पत्रकारिता में कोई एक व्यक्ति इस समय सोचने वाला है तो राणा यशवंत है, और न्यूज का कोई आदमी है लोकतांत्रिक दृष्टि से दीपक चौरसिया है। अगर इस छोटी सी चीज आशाराम के बारे में बोलिए, तारीफ कीजिए, तो ये दुखद है। अगर मेरे को पुलिस सम्मन भेजती रही है, मैं स्वयं एफआईआर नहीं होता रहा हूं, क्या मैं क्रिमिनल हूं इसके लिए? क्या आप पर यौन शोषण के आरोप लगे? एक मिनट मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या आप पर यौन शोषण के आरोप? नहीं, आरोप अलग चीज है। नहीं, आप पर यौन शोषण के आरोप लगे थे? लग सकता है, कभी कोई लगा दे। क्या आप पर लगे थे? आप लोग मेरे को भी ऐसा ही बताएंगे, आप जिंदगी भर का मेरा भूल जाएंगे। मैं जिस ढंग से स्टैंड लेता हूं अकेले, मेरे पर कभी कोई आरोप लग सकता है। उस समय क्या आप लोग मेरे साथ खड़ा नहीं होंगे? मैं तो आपके साथ खड़ा हूं। चैनल बनाने के कारण 20 धमकियां मुझे भी मिली, मैंने कभी कहा आपको? मैं लड़ता हूं अपने तरीके से, इसलिए ये नहीं कह सकते हैं। मेरा कहना इतना ही है, आप लोग माने ना माने, मैं द्वंद्व करने के लिए नहीं आया हूं। आप सब ज्ञानी लोग हैं, लेकिन आसाराम मामले में जो मीडिया ट्रायल और शिकार किया गया है वो मेरी दृष्टि से पत्रकारिता नहीं थी। पत्रकारिता नहीं थी। राणा जी बोल रहे, फिर दीपांकर जी। राणा जी बोल रहे, राणा जी बातें मेरे पास भी जाऊंगा। दीपांकर मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि दीपक ने जहां बात रोकी थी कि एक आदमी जिसको 376 का मामला है, और इस देश में अगर आप सभ्य नागरिक हैं इस देश के और आपके खिलाफ कोई संगीन मामला दर्ज होता है तो आपका फर्ज बनता है कि आप पुलिस के सामने हाजिर हो और हाजिर होकर के अपना पक्ष रखें। एक संत को 30 तारीख तक की मियाद दे गई, वो मियाद मतलब आमतौर पर ऐसी होती नहीं है, लेकिन आप मियाद दे दी गई, वो आदमी 30 तारीख को गायब हो जाता है। आप भोपाल एयरपोर्ट से गायब हो जाते हैं 31 तारीख की, आपको शाम को अचानक जो आकर आप इंदौर में खड़ा हो जाते हैं। आपके बेटे कहते हैं कि मेरे पिताजी थोड़ी देर में आकर के मीडिया से बात करेंगे। पिताजी नहीं आते हैं, बेटे आते हैं, कहते हैं कि मेरे पिताजी की तबीयत बहुत ही खराब है और उनको दिमाग में बहुत दिक्कत है और उनके आने जाने की मनाही है। डॉक्टर जब रात में जोधपुर पुलिस लेकर पहुंचती है तो डॉक्टर कहते हैं नहीं साहब, ये तो बिल्कुल हट्टा कट्टा है, इनको कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आप ले जाते हैं जोधपुर, जाते हैं जोधपुर में आपके पुत्र कहते हैं कि भैया मेरे पिताजी की हालत ऐसी नहीं है कि वो रेप कर सकते हैं।
उनकी पोटेंशियल टेस्ट उनका होता है, वो पॉजिटिव पाया जाता है। अरे आप लगातार झूठ पर झूठ बोले जाते हैं, आप लगातार फरेब पर फरेब गढ़ रहे हैं, आप इस देश में संत कहलाते हैं, आपने करोड़ों अरबों की संपत्ति खड़ी कर रखी है, उसके बाद आपको किस मामले पर छोड़ा जाए? नहीं, इस देश में क्यों चले जाते हैं? आप उनके जमीन पे क्यों चले जाते हैं? इसलिए मैं बताता हूँ, क्योंकि गैर कानूनी तरीके से कमाई गई है, वो क्योंकि कब्जा करके कमाई गई है, इसलिए चले जाते हैं। आप कैसे कमाते हैं? आप प्रमाणित कर रही 24 घंटे मेहनत करते हैं हम, हर एक का सेक्शन नहीं लेते। यह सवाल सुनिए, यह सवाल तो आप हम पर नहीं उठा सकते हैं कि हम खून दीपक में एक बात कहना चाहूंगा, संपत्ति से तीसरी क्लास में आप जितने देश के संत हैं सबको आपसे प्रॉब्लम है, समस्याएं हैं। मुझे आप पूरे देश के आश्रम नहीं आपको चक्रपाणी जी, 1 मिनट में बोलूंगा आपसे। आप सभी का सम्मान करते हैं, इस देश में जितने भी संत हैं, नहीं, इस देश में जितने भी संत हैं हम सबका सम्मान करते हैं। चक्रपाणी जी 1 मिनट, चक्रपाणी जी 1 मिनट, चक्रपाणी जी 1 मिनट, नहीं आप संतों को गालियां पड़ रही हैं, नहीं चक्रपाणी जी मुझे बोलने दीजिए, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आया। अरे इसलिए कि जो लोग इस तरह के गोरख धंधे में थे, हमने उनका पर्दाफाश शुरू किया। नहीं मैं सिर्फ आपसे नहीं करना चाहता हूँ, सबके पीछे बढ़ते हैं, सबके पीछे बढ़ते हैं, सबके पीछे बढ़ते हैं। मेरी बात सुनिए, स्वामी दीपांकर जी महाराज, स्वामी दीपांकर जी महाराज, स्वामी दीपांकर जी महाराज, 1 मिनट राणा जी, स्वामी दीपांकर संयम से सुन रहे हैं, आपको बहुत संयम से सुन रहे हैं। वन साइडेड कबड्डी ना हो, वन साइडेड ना हो। संपत्ति पे मैं सिर्फ बात करिए। अब पिछले 25 मिनट से पत्रकारिता पर उद्बोधन सुन रहे हैं भाई साहब, अब 2 शब्द हमारे भी सुन लीजिए। बिल्कुल बोलिए, बिल्कुल समझे ना। सबसे पहली तो बात हम ये, दीपक भाई 2 मिनट दीजिएगा बोलने के लिए। सबसे पहली तो बात ये कहना चाहते हैं कि देखो, जिसने जो किया सो भुगते हैं। संत समाज किसी कृत्य के साथ ना था, ना है और ना कभी जिंदगी में रहेगा। पहली बात। बहुत अच्छी। दूसरी बात हम ये कहना चाहते हैं कि इमेज कम से कम ऐसी डेवलप मत कीजिए कि कहीं अगर जो स्टेशन से निकले या एयरपोर्ट से निकले बोले रेपिस्ट जा रहा है, गुंडा जा रहा है, बदमाश। सुन लीजिए एक बात सुन लीजिए कि रेपिस्ट जा रहा है, गुंडा जा रहा है, भूमाफिया जा रहा है। उन्होंने जमीन पर कब्जा किया, जमीन पर कब्जा करना गलत है, बिल्कुल उनको रोकना चाहिए। देखना चाहिए हिंदुस्तान की आवाम को कि चीन उनसे ज्यादा जमीन ले चुका है, आज तक कोई नहीं बोला। सुनिएगा बस, अब सिर्फ दूसरी बात इंपॉर्टेंट हम कहना चाहते हैं कि आप सब पर चर्चा करते हैं कि साधु तुमने ऐसा किया, साधु तुम गलत करते हैं, गलत पर चर्चा होनी चाहिए, बेबाकी से होनी चाहिए। मैं इस बात का स्वागत करता हूं। आरती मेहरा जी कहती है साधुओं की संपत्ति की जांच होनी चाहिए, साधुओं की संपत्ति की जांच हो, 1,00,000% हो, सबसे पहले मेरी संपत्ति की हो, मगर उससे पहले सुन लीजिए भाई साहब, सुन लीजिए, पर सबसे पहले संपत्ति की जांच तब हो जब हर विभाग के व्यक्ति की हो, अकेले साधु के संपत्ति की आप जांच कीजिए। और दूसरी बात आपको कहना चाहूंगा कि देश को सबसे पहले, जीतू भाई सुन लीजिए, जीतू भाई सुन लीजिए, आप उससे जीतू भाई सुन लीजिए, 1 घंटा उद्बोधन सुने, जरा सुनिए कि सबसे पहली बात ये कि हम लोग बात करना चाहते हैं कि पुलिस बचाए हमें या पुलिस करे। यहीं पर भाई साहब अलवर के अंदर पुलिस के पास महिला रिपोर्ट लिखवाने गई तो उसी की इज्जत की धज्जियां उड़ा दी पुलिस ने। दूसरा, ये सीआरपीएफ के जवान नोएडा में पकड़े गए, कोलगल के साथ नेता वहां पकड़े जा रहे हैं। क्या देश का तमाशा बनाकर रख दिया कि अब आप कह रहे हैं कि साधु ने गलत। भाई साहब सुनिए तो सही, बनिस्पत थोड़ी सी एक बात तो 1 मिनट जरा सुनिए जीतू भाई, उसके बाद सुनेंगे। बात तो सुनिएगा ना, सुनिए तो सही। आप आपने समूचा फाइल पढ़ा, हम लोगों ने सुना। अब 2 मिनट सब्र कर सुनिए कि यही इसी मुद्दे में नीरा राडिया हुआ, इसी देश में नीरा राडिया हुआ, जिंदल कांड हुआ। बताओ भाई साहब कौन कौन उछाले हो, उछला आज तक किया शिकार, मगर इस तरह से जो गलत करे सो भोगे। हम लोग भी सबसे पहली आवाज उठाऊं, सबसे पहली आवाज उठाऊंगा कि जिसने गलत किया। मगर और पहली बात इस बात का जवाब भाई साहब आप सुनिए तो सही, हजारों लाखों एक सवाल का जवाब भाई सुनिए तो सही, उन्होंने एक बार जीतू भाई सुन तो लीजिए, अवैध रूप से कब्जा किया या नहीं, सरकारी जमीनें हड़पी है या नहीं। मैं ये कह रहा हूँ अगर जो हड़पी है तो उस पर न्याय की जांच हो, उस पर एक्शन हो, मगर सभी साधुओं को क्रिमिनल की दृष्टिकोण से मत देखिए। दीपांकर जी मैं यहाँ साफ कर दूं, मैं आपका बहुत सम्मान करता हूँ, मैं बहुत सम्मान के साथ कहना चाहता हूँ कि ये मुद्दा आसाराम पर हमने जब उठाया था, जीतू भाई 1 मिनट,
आशाराम का मुद्दा हमने जिस दिन से उठाया था, हमने हर बार ये साफ किया है कि हम साधु संतों धर्माचार्यों का सम्मान करते हैं। इस चैनल पर शंकराचार्य तक आए और उन्होंने लाइव डिस्कशन में बोला, जिसमें आप भी थे, कि अगर ये बातें सही हैं तो ऐसे संत के हाथ काट दिए जाने चाहिए। एक मिनट सुनिए। इस देश में कानून की परंपरा है, कानून की प्रक्रिया है। क्या आशाराम के पूरे मामले में उसका पालन हुआ कि नहीं? रेखा जी 1 मिनट, दीपांकर जी 1 मिनट, रेखा जी बताइए। बिल्कुल हुआ, जिनको पूरा मौका दिया गया अपना बचाव पक्ष जो है पेश करने के लिए, उनको जो समय दिया गया, जो आमतौर पे जैसे आपने खुद बताया कि समय नहीं दिया जाता। एफआईआर दर्ज करने के बाद पुलिस अधिकारियों को ये पूरा अधिकार था, क्योंकि ये एक नॉन बेलेबल कॉग्निजेबल ऑफेंस है, कि वो तुरंत जाके उनको आसाराम हो या कोई भी दोषी हो या कोई भी संत हो या कोई भी आम आदमी हो, जिसके ऊपर भी ऐसा आरोप लगा है, जिसके ऊपर भी ऐसी एफआईआर है, उसको जाकर पुलिस कर्मी जो है अरेस्ट कर सकते थे, तुरंत गिरफ्तार कर सकते थे। परंतु इस केस के अंदर जिसको कहते हैं कि एक लॉन्ग रोप दिया गया, एक तरह से उनको एक मौका दिया गया, एक बेनिफिट ऑफ द डाउट दिया गया कि आप चाहें तो अपनी जो इनोसेंस है प्रूव करना चाहते हैं तो आप आके अपने पक्ष को पेश करिए, पुलिस के साथ इन्वेस्टिगेशन तफ्तीश में ज्वाइन करिए। ये पूरा जो एक एक्स्ट्रा उनको जो एक तरीके से मैं कहूंगी कि एक फेवर दी गई, शायद ये सोच के कि वो शायद एक संत आत्मा है, बड़े मतलब ऐसे काम नहीं कर सकते, तो एक तरह का उनको मौका दिया गया। उन्होंने उस मौके का फायदा नहीं उठाया। ऑन द कॉन्ट्ररी उन्होंने हर तरह के हथकंडे अपनाए, जो एक आम आदमी से जिस तरीके मैं बता रही हूँ ना, हथकंडे तो साफ हर अखबार के अंदर आ रहा है, हर टीवी के ऊपर आ रहा है। 1 मिनट, कि जिस तरीके हथकंडा यही था कि जिस तरीके से उन्होंने जो उनको छूट दी गई थी उसका उन्होंने दुरुपयोग किया। मैं बताता हूँ आपको, मैं बताता हूँ, एक के बाद एक बताऊंगा। मैं जवाब दीजिएगा, फिर साधु हिंदू समाज इसकी रक्षा के लिए मत खड़े होइएगा। आपके बारे में भी दर्शक कह रहे हैं कि आप कांग्रेस के एक असफल कार्यकर्ता है, और बाद में मिंटो रोड में आपने आश्रम बनाया और वो आश्रम अभी भी विवादों में है। आप बताइए, आप कांग्रेस के कार्यकर्ता रहे हैं कि नहीं, ये बता दीजिए। मान रहे ना, अब एक घर में आ गया और उस समय के दौरान अगर वो चाहते, एक मिनट अपराधी का और उस दौरान जो समय उनको दिया, रेखा जी की बात सुने, आपने अभी आवाज और निर्बाध अगर वो चाहते थे तो उस दौरान जब उनको मालूम था कि उनके ऊपर एक एफआईआर दर्ज हो चुकी है, कॉग्निजेबल ऑफेंस की, नॉन बेलेबल ऑफेंस की, और एक ऐसे घिनौने अपराध के लिए जिसके लिए हर इंसान एक बार अपना सिर नीचे कर लेता है, तो वो चाहते तो कानून की रक्षा, कानून के कवच के नीचे आ सकते थे। परंतु शायद उन्होंने उसको बहुत छोटा समझा कि वो अपनी अग्रिम जमानत के लिए अप्लाई करें। उस समय के दौरान भी उन्होंने अपनी अग्रिम जमानत को नहीं अप्लाई किया, एंटिसिपेटरी बेल के लिए नहीं अप्लाई किया। तो जो कानून की जो थी उन्होंने हर तरीके से धज्जियां उड़ा दी। उनको, मेरे को लगता है कि शायद कानून के लिए उनको जरा भी, जिसके कहते हैं लेश बात में, उनको रिस्पेक्ट नहीं है। शायद उनको हमारी कानूनी प्रक्रिया जो है उसके अंदर विश्वास ही नहीं है। पर आखिरकार के अंदर जिसे कहते हैं कानून के हाथ लंबे हैं, आखिरकार उनको उसी कानून के तहत अग्रिम जमानत के लिए भी अप्लाई करना पड़ा। और वो अग्रिम जमानत शायद खारिज ही इसीलिए हुई क्योंकि उनका जो आचरण था, जिस तरीके से उन्होंने किया, कांग्रेस की सरकार ने एक जमानत के खिलाफ किसी को खड़ा कर दिया हो, ये भी देश में पहली बार हो रहा है। और एक मिनट कुछ भी होगा नहीं, आपने बहुत बोला है। एक सेकंड फैसला करेगा मीडिया, कोई अधिकार नहीं है मेरी बात सुनिए। का शिकार एक वकील होने के नाते वो व्यक्ति एयरपोर्ट पर हवाई जहाज पकड़ने आए और इस ढंग से खड़ा हो जाए कि वो हवाई जहाज पर सिर्फ एक बात कहना चाहती हूँ राणा जी, मीडिया को अधिकार मैं एक लास्ट बात बताना चाहती हूँ कि एक वकील होने के नाते, एक मिनट राणा जी, एक वकील होने के नाते मैंने खुद ऐसे दोषियों को जो जिनके ऊपर 376 का मुकदमा लगा है, उनको जो निर्दोष है, ऐसे लोगों जिनके ऊपर गलत एफआईआर दर्ज कराया गई है, उनको छुड़ाया भी है। तो ये इसका मतलब ये नहीं है कि ना जो हर व्यक्ति जिसके ऊपर 376 का मुकदमा दर्ज हो जाता है वो आरोपी है या उसको उस गलत नजर से देखा जाए। कानून की जब तक कोई रिस्पेक्ट नहीं करेगा तो इस तरीके से ही डिस्कशन होता रहेगा जहां पे उनके ऊपर उनके व्यवहार की वजह से उंगली उठाया जाएगा। आप जो भी बोले
दीपक जी और राणा जी जो भी बोले हम सब लोग उससे सहमति व्यक्त करें। नहीं बिल्कुल तो नहीं, बस हो गया फिर बिल्कुल नहीं मानते हम ये नहीं मानते। न्यायाधीश को कहे कि अपराधी है इसको फांसी चढ़ा दो, सारा मीडिया और सारा वकील कह रहा है, आप कह रही हैं वो एक पक्ष है, वन साइड ऑफ द स्टोरी। अवधेश जी ये एक साधु का आचरण है। एक मिनट जीतू भाई ये क्या एक साधु और संत का आचरण होना चाहिए? सवाल है कि जिस दिन वो भोपाल से निकले टू डिसाइड इट, मैं कौन हो तय करने वाला कि वो आपने मेरा आचरण के सर्टिफिकेट तो दे दिया नेशनल चैनल पे, आशाराम का भी देकर जाइए। सर मुझे आपने सर्टिफिकेट दिया है कि आप अज्ञानी हैं, मैंने तो नहीं कहा है। नहीं आपने कहा ना कि टीआरपी के अंदर रेस में बर्बाद हो चुके हैं। की बात कर रहा हूँ। आज पहली बार देश देख रहा है कि मेरे आपके बीच के द्वंद्व को, और आप 250 से ऊपर SMS हमें दर्शकों, मोर देन 250 SMS आई है। अधे जी वो SMS आता रहेगा, विवाद उस बात का नहीं है। सवाल ये है, नहीं अभी आपने कहा कि आसाराम जो है ना मीडिया का शिकार हो गया, हमने उनका शिकार किया। आसाराम ने अपने न्यूज का ज्यादा शिकार है। आसाराम अपने कर्मों का आसाराम अपने कर्मों का शिकार है। नहीं अधे जी मैं आपको 100 बार बोलूंगा, यहाँ बहुत सारे वैसे ही आतंकवादियों की शिकार करना शुरू किया है। मुझे बोलने दीजिए, आसाराम ना तो हमारा शिकार है ना मीडिया का शिकार है, आसाराम अपने किए कर्मों का शिकार है। अच्छा एक मिनट, एक कर्म मैं सुनाता हूँ, एक कर्म मैंने सुनाता हूँ, एक कर्म मैं दिखाता हूँ, एक कर्म मैं दिखाता हूँ। राणा जी एक कर्म मैं दिखाता हूँ उनका। आशाराम के लोग कानून को नहीं मानते, वो जांच अधिकारी को घूस की पेशकश सुनते। अरे अवधेश जी कहाँ गांधी जी और कहाँ आशाराम? प्लीज ना प्लीज दर्शक थोड़ा दर्शक समझिए, दर्शक बहुत उल्टा समझेंगे। गांधी कहाँ गांधी जी? अरे उसका पालन किया जाए, जो कानून मंजूर नहीं हो उसको तोड़ो और सजा मिलती है उसको भुगतो। कानून की किताब में कहीं नहीं लिखा है कि उसका पालन करो। अब राणा जी गांधी जी कानून की एक मिनट महामंडलेश्वर जी एक मिनट। अवधेश जी को आप जानते हैं, इतने वरिष्ठ पत्रकार हैं, क्या गांधी जी और आसाराम की तुलना हो सकती है? मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए। आप बोले हाँ, मुझे एक सेकंड में मुझे कहना, 1 मिनट में गांधी जी ने कहा कानून तोड़ो अंग्रेजों के खिलाफ, ये कह रहे कांग्रेस कानून तोड़ो, लड़की का बलात्कार करने। मुझे बोलने दीजिए। वाह अवधेश जी वाह, वाह अवधेश जी वाह, अवधेश जी वाह, वाह अवधेश जी वाह। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। लोग आपका आकलन, एक मिनट, मैं चाहूंगा अवधेश कुमार जी का ये बाइट अगले 48 घंटे चला जाएगा कि आसाराम ने वही किया जो गांधी जी ने कहा था, क्योंकि गांधी जी ने कहा कानून नहीं, यही कहा आपने, यही कहा है आपने, यही कहा अवधेश जी। मैं जी एक मिनट मुझे क्लेरिफाई कर लें, अवधेश जी मैं आपका बहुत सम्मान करता था, आज से मुझे सोचना पड़ेगा। माफ कीजिएगा, मैं ऑन एयर ये बात बोल रहा हूँ। आप मेरे बड़े भाई है, रहेंगे हमेशा। हमने भले से पत्रकारिता की हत्या की हो, हमने टीआरपी के लिए सब कुछ किया हो, वो सब ठीक बात है, लेकिन किसी के सम्मान में कमी नहीं करता हूं। आप भले कमी कर दीजिए, व्यक्तिगत स्तर पर मैं किसी के सम्मान में कोई कमी नहीं करता हूं। ये कोई बात सिद्धांत है। तो आशाराम का क्या सिद्धांत है? एक मिनट, आशाराम के गलत कर्मों का विरोध करता हूं, व्यक्ति का नहीं। जो मेरी नगर में आपके नगर में वो सही कर्म। चलिए, पूरा देश सुन रहा है, इस पर चर्चा करेगा, लेकिन चलते ये सुन लेते हैं कि आशाराम बापू, जो अपने आप को राष्ट्र संत कहते हैं, उन्होंने एक बार भगवान भी कहा था, कुंभ मेले से उनको भागना पड़ा, ये एक अलग बात है, लेकिन उन्होंने इस जांच को कितनी मदद की है ये उस जांच अधिकारी से सुन लेते हैं कि उनके भक्तों ने उनको क्या क्या पेशकश की जब वो गिरफ्तारी के लिए पहुंची। सुन लीजिए। तो भी यहाँ पे धमकियां मिल रही थी, जब बात आई थी पुलिस को भी धमकियां मिल रही है। हमारे डीसीपी साहब को धमकी मिली है, मैंने पहले बता दिया। मैंने पहले बताया, ऑफर वन ऑफ माई ऑफिसर वाज ऑफर्ड।
देखिए, संत ऐसे होते हैं जो रिश्वत की पेशकश करते हैं। अवधेश जी की बात आपने सुनी, राणा जी की बात आपने सुनी, सबकी, पाणिग्राही जी की बात आपने सुनी, उसका भी केस चल रहा है। आपने सबकी बात सुन ली, आपकी सबकी बात सुन ली। मैं आपको कोई मैं आप पर बिल्कुल पूरा देश देख रहा है, पूरा देश देख रहा है। नहीं बैठा हूँ मैं। आप आसाराम के समर्थक हैं, आप आसाराम के समर्थक हैं। अब मेरे मन में वो गलत है, उसके विरुद्ध मैं अपनी बात रखने आया हूँ। लेकिन कानून आसाराम जी को सजा देगा। हमने भी आपकी बात का पुरजोर विरोध किया। लेकिन अवधेश जी, आपने आसाराम जी की प्रशंसा में जो शब्द गढ़े, 30 सेकंड हमने अवधेश जी हमने 1 मिनट आपका काम है। मैं मिश्रा जी, राणा यशवंत जी को सुन लेंगे। हमने आपकी बात का पुरजोर विरोध किया, चूंकि गांधी का यहाँ जिक्र है। गांधी ने कहा था कि कानून तब तोड़ो जब आजाद मुल्क को आजाद करने और समाज को बेहतर करने के लिए अगर कोई जंजीर आती है कानून के रास्ते में, उसको तोड़ो। लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा था कि बलात्कार के मामले में फंस जाओ तो बलात्कार के कानून को तोड़ दो। नहीं, गांधी है, इस देश के राष्ट्रपिता हैं, उनका सम्मान करते हैं, हम सभी संतों का सम्मान करते हैं। हम सिर्फ यही कह रहे हैं कि हार की जीत तीसरी कक्षा में पड़ी थी। खड़क सिंह लेकर के जब बाबा भारती का घोड़ा भाग गया तो उन्होंने कहा था कि देखो दूसरे से कहना मत कि घोड़ा लेकर भाग गया। मैं आसाराम जी के खिलाफ हम लोग इसलिए खड़ा है, कम से कम संत समाज की इज्जत बची रहे, उनकी मर्यादा बची रहे, उनका समाज नहीं चक्रपाणी जी महाराज, चक्रपाणी जी महाराज, चलिए बच गई सबकी इज्जत बच गई। आपने हर पक्ष को सुना, 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 लेकिन फैसला पतन हुआ है जिसकी जिम्मेवारी इस समय धर्म सत्ता से भी ज्यादा है समाज को रास्ता। चलिए अवधेश जी, आपके इसी उद्बोधन के साथ मैं बहस को यही खत्म करता हूं, क्योंकि फैसला आपका है, फैसला आपका है। बहुत बहुत शुक्रिया।